इस बीच एलेना घर की ओर जा रही थी। मुझे आश्चर्य है कि अगला बड़ा द्वार कब दिखाई देगा। मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और अधिक अवसरों की आवश्यकता है ताकि मैं इस दुनिया में बिना किसी बाधा के चल सकूं और शायद नई दुनिया भी तलाश सकूं। एलेना हमेशा से ही बहुत महत्वाकांक्षी लड़की थी। इस कारण से उसने अपने गिल्ड में प्रशिक्षण लिया और रैंकों में ऊपर उठ गई जब तक कि वह इसकी शीर्ष प्रतिभाओं में से एक नहीं बन गई। पिछले 1.5 साल में ही उसकी ताकत के लिए प्रेरणा में थोड़ा बदलाव आया है। लेकिन इस मामूली बदलाव का मतलब यह नहीं था कि उसके व्यक्तित्व का मूल बदल गया है। दिन के अंत में एलेना अभी भी एक ऐसी व्यक्ति थी जो ब्रह्मांड का पता लगाना चाहती थी और एक शीर्ष शक्ति बनना चाहती थी जो हाल ही में खोजे गए देवता स्तर से भी आगे निकल गई थी। ये सोचते हुए कि उसे अपनी ताकत कैसे बढ़ानी चाहिए, एलेना केवल कभी-कभार जलने वाले स्ट्रीट लैंपों से रोशन अंधेरी सड़कों पर चल पड़ी और अनजाने में शॉर्टकट के रूप में पास की एक गली से निकल गई। अचानक उसे अपने पीछे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। कितना आश्चर्य है कि हम यहाँ मिले। एक दिखावटी और चिढ़ाने वाली आवाज आए। एलेना ने पलट कर देखा तो गली के प्रवेश द्वार पर जिन खड़ा था। उसने गहरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और अगर किसी को उसकी स्थिति के बारे में पता नहीं होता तो वे तुरंत संदिग्ध दिखने वाले व्यक्ति के बारे में पुलिस को बुला लेते। हालांकि ऐसा नहीं था कि पुलिस उसके साथ कुछ भी कर सकती थी। एलेना घबरा गई। वह इतनी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और चूंकि यहाँ जिन था तो इसका कारण निस्संदेह कुछ भयावह था। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, एलेना ने कहा और उसने मजबूत दिखावा करने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में हो रहे हल्के कंपन ने उसकी पोल खोल दी। जब जिन ने इस घमंडी महिला को अपने सामने कांपते हुए देखा तो वह इतना उत्साहित हो गया कि वह उस पर झपटने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित कर लिया। हे एलेना, इतनी जल्दबाजी मत करो। तुम इस युवा मास्टर के साथ एक अच्छी और दोस्ताना बातचीत क्यों नहीं करती? उसने एक ऐसे भाव के साथ कहा जो सीधे अच्छा और दोस्ताना शब्दों के विपरीत था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जिन आगे बढ़ा और एलेना के कामुक शरीर को वासना भरी निगाहों से देखने लगा। दूसरी कक्षा में पहुंचने के बाद वह उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी जब उसने उसे पहली बार देखा था। उसके कंधे तक लंबे समुद्री नीले बाल चांदनी में चमक रहे थे और उसकी आंखें दो चमकते नीलम की तरह थी जिनकी ओर जिन खुद को आकर्षित होने से नहीं रोक सका। उसका शरीर सभी जगहों पर सुडौल था। उसके स्तन से थे कि कोई भी आदमी वासना से लाल हो जाए। जिनने कामुक मुस्कान बिखेरी क्योंकि उसने सोचा कि आज रात वह उसके साथ क्या क्या करेगा। जब वह आखिरकार उसके पास पहुंचा, एलेना उसके हर कदम के साथ भयभीत होकर पीछे हट रही थी, लेकिन अपने स्तर के कारण वह आसानी से उसके पास पहुंच गया। तुम क्या योजना बना रहे हो जिन? एलेना ने चिल्लाते हुए गली की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। हालांकि रात हो चुकी थी और सड़कें काफी हद तक खाली थीं। जो लोग इस समय बाहर थे वे भी संकट में फंसी युवती की मदद करने वाले नहीं थे। एलेना भागने की कोशिश में मुड़ी, लेकिन जिन ने उसकी कलाइयों को पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। एलेना, इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मैं बस बात करना चाहता हूँ। जब वह ऐसे मासूम शब्द बोल रहा था तब भी जिन ने उसके खूबसूरत चेहरे पर हाथ फेरने की कोशिश की। हालांकि एलेना ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने नियंत्रण के लिए संघर्ष किया जिससे उसे अपने प्रयास छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। फिर भी जिन को इसकी परवाह नहीं थी, वह आखिरकार वही लेगा जो उसका था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कलंकित है या अनिच्छुक है। वह बस उसका इस्तेमाल करना चाहता था और फिर उसे कचरे की तरह फेंक देना चाहता था। जैसे ही जिनका हाथ एलेना की उभरी हुई छाती की ओर बढ़ा, उसने महसूस किया कि उसका उत्साह एक नए स्तर पर पहुंच गया है और उसने एलेना के चेहरे की ओर देखा ताकि वह उसके चेहरे पर निराशा के भाव देख सके। हालांकि उसे निराश होना ही था। जब उसकी नजरें उससे मिली तो उसे सिर्फ तिरस्कार ही नजर आया। एलेना की बेबसी कहीं नजर नहीं आ रही थी क्योंकि इस समय उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। इस स्थिति में जिन भागने के बारे में सोच भी कैसे सकता था। यही तो एलेना का लक्ष्य था। एलेना एक ऐसी महिला थी जो लगभग हर दिन दरवाजों में गोता लगाती थी और विभिन्न जानवरों के साथ जीवन या मृत्यु की लड़ाई लड़ती थी। इस तरह की जीवनशैली के साथ अगर वह जिन जैसों से डरती थी तो ये किस तरह का बेवकूफी भरा मजाक होगा। एलेना ने तेजी से जिन की कलाई पकड़ ली जिससे वह भागने में सफल नहीं हो पाया। जिन ने भागने की पूरी कोशिश की लेकिन शुरू से ही यह उसके लिए संभव नहीं था। जिन ने अभी दूसरी कक्षा में प्रवेश किया था जबकि एलेना पहले से ही उससे 15 स्तर आगे थी। आज उसने उसे सबक सिखाने का पूरा फैसला कर लिया था। जब उसने उसे अनगिनत बार अस्वीकार करने के बाद भी खुलेआम उसका पीछा किया तो उसने उसे अनदेखा कर दिया। जब उसने उसे अपने साथ शामिल करने के लिए उसके गिल्ड को खरीद लिया तो उसने उसे अनदेखा कर दिया। और जब उसने 1.5 साल पहले डेमियन को उस गेट में धकेल दिया था तो उसने अपना गुस्सा दबा दिया था और उसे अनदेखा कर दिया था। ये सम्मान, प्रशंसा या किसी सकारात्मक भावना के कारण नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से उसके समर्थन के कारण था। लेकिन इस तरह की स्थिति में एलेना समर्थन जैसी सच्ची चीज की परवाह क्यों करती रहेगी? जिनकी ओर देखते हुए जिसका चेहरा भय से पीला पड़ गया था, एलेना को संतुष्टि का एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या ये हो सकता है कि मैं एक सैडिस्ट हूँ, या ये सिर्फ इसलिए है कि यह आदमी इतना बेवकूफ है कि कोई भी उसके सामने सैडिस्ट बन सकता है? दिन के अंत में उसे कोई परवाह नहीं थी। एक बढ़िया विचार सोचते हुए एलेना ने जिनकी पैंट काट दी जिससे वह कमर से नीचे बिल्कुल नंगा हो गया और फिर घृणा से भौहें सिकोड़ने लगी। अरे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मुझे ये चीज देखनी पड़ रही है, लेकिन उसे इस तरह सड़कों पर दौड़ते देखना ज्यादा मजेदार होगा, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसे नजरअंदाज कर दूंगा। एलेना ने अपनी मन शक्ति का आह्वान किया और उसकी उंगलियों पर एक पवित्र सफेद प्रकाश प्रकट हुआ। ठीक है, चूंकि तुम्हें इस छोटे से सोचना पसंद है, रुको, थोड़ा काफी नहीं है? क्या मुझे छोटा या सूक्ष्म कहना चाहिए? नहीं, शायद चीटी का लिंग भी इस चीज से बड़ा है। तुम्हारे पास वाकई बहुत हिम्मत है कि तुम अपने पैरों के बीच इस परमाणु आकार की चीज के साथ इतना ऊंचा और शक्तिशाली बनने का नाटक कर सको। मैं विषय से भटक रहा हूँ। जिनको लगभग खून की खांसी आ गई और वह बेहोश हो गया। ऐसा लग रहा था कि एलेना ने कुछ करने से पहले ही उसे गंभीर चोट पहुंचा दी थी। जिनकी स्थिति को अनदेखा करते हुए एलेना ने बात जारी रखी। जैसा कि मैं कह रहा था, अगर आप अपने पैरों के बीच एक परमाणु से भी छोटे आकार की चीज के साथ इतना सोचना पसंद करते हैं तो मुझे लगता है कि एक पूरी टीम के साथी के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे छुटकारा पालूं, है ना? आखिरकार आपको गेट्स में जाकर लड़ने के लिए एक स्पष्ट दिमाग की आवश्यकता होती है। जिनका चेहरा और भी पीला पड़ गया जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या करने वाली है, लेकिन वह उसकी पकड़ से बच नहीं पाया। वह असहाय होकर केवल देख सकता था कि एलेना की उंगलियों से सफेद रोशनी की एक छोटी सी किरण कैसे निकली और एक पुरुष के रूप में उसके गर्भ को पूरी तरह से काट दिया। एलेना ऐसे जिनको देखकर मुस्कुराई और उसने उसके अकेलीज टेंडन को काट दिया ताकि वह हिल न सके। द्वितीय श्रेणी के होने के नाते जिन इस छोटी सी चोट को आसानी से ठीक कर सकता था, हालांकि वह कभी भी अपनी मर्दानगी वापस नहीं पा सकेगा। एलेना ने ऐसा इसलिए किया ताकि जिन ठीक होने के बाद ही गली से बाहर निकल सके, जो सुबह के समय होगा जब सड़कें काफी भीड़भाड़ वाली होंगी। उसका फोन लेकर उसे कुचल दिया ताकि जिनके पास भागने का कोई रास्ता न हो। एलेना ने उसे फर्श पर फेंक दिया और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान के साथ गली से बाहर चली गई। एलेना के मन में अचानक एक मूर्खतापूर्ण विचार आया। लगता है डेमियन के लौटने पर मैंने उसके लिए एक बढ़िया तोहफा तैयार कर रखा है। मुझे आश्चर्य है कि वह हिजड़ों के बारे में कैसा महसूस करता है। उद्धरण, अपने पसंदीदा गाने की धुन बजाते हुए एलेना घर की ओर ऐसे चलती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 6 महीने बाद सबस्पेस के अंदर डेमियन को ज़ारा का सामना करते हुए देखा जा सकता था, जो बर्फ की एक किरण पर हमला कर रही थी। हमेशा की तरह नहीं, डेमियन अभी अस्त-व्यस्त था। उसके शरीर के कुछ हिस्से जमे हुए थे और पिघलने की प्रक्रिया में थे। ठीक है, ये वही है, इसे गोली मारो ज़ारा, डेमियन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। उसके इशारे पर ज़ारा ने केंद्रित बर्फ ऊर्जा की किरण डेमियन पर छोड़ी, लेकिन वह हिला नहीं। वह अपना हाथ आगे करके खड़ा हो गया और अपनी आंखें बंद कर ली। किरण बहुत तेज गति से आगे बढ़ी और पलक झपकते ही उसके सामने आ गई। अचानक किरण ने दाहिनी ओर एक तीव्र मोड़ लिया और दीवार से टकरा गई। हाँ, मैंने आखिरकार यह कर दिखाया, डेमियन ने चिल्लाते हुए दौड़कर ज़ारा को गले लगाया। वह जानती थी कि पिछले 6 महीनों में वह कितनी मेहनत कर रहा था, वह भी उसके लिए उतनी ही खुश थी। इन महीनों में दोनों में से किसी ने भी उपस्थान की सीमाओं को नहीं छोड़ा था और अपना सारा समय प्रशिक्षण में बिताया था। अपने प्रवास की शुरुआत में डेमियन ने ज़ारा से कई चीज़ों के बारे में बात की थी और अपनी सिर्फ देखने वाली आंखों से उसे देखने के बाद उसने देखा कि छाया और बर्फ दोनों के लिए उसका एक अप्रयुक्त आकर्षण था।
ये पता चला कि ज़ारा को लगातार चिपकर रहने के कारण अपनी रुचियों पर ध्यान देने का समय नहीं मिला था, इसलिए उसने कभी उन्हें विकसित नहीं किया। अब जब उसके पास समय और एक साथी था तो उसने बहुत सुधार किया। डेमियन के विपरीत, जो युद्ध में सबसे पहले हमला करने और जीतने के लिए क्रूर शक्ति का उपयोग करने वाला व्यक्ति था, ज़ारा छिपने में माहिर थी। पिछले 6 महीनों में उसने अपने बर्फ तत्व के उपयोग के माध्यम से अपनी युद्ध क्षमता और हमले की तकनीकों में तेजी से वृद्धि की थी, जबकि उसने मुख्य रूप से अपने छाया तत्व का उपयोग चुपके और उपयोगिता के लिए किया था। यदि उसे उसी स्थिति में रखा जाता जिसमें डेमियन ने उसे एक बार फिर पाया था, तो वह आसानी से ज्वार में अधिकांश जानवरों को मार सकती थी और वाइवन को खुद को दिखाने का मौका मिलने से पहले ही भाग सकती थी। इसके अलावा उसकी छिपने की क्षमता शीर्ष स्तर की थी। डेमियन ने सोचा कि शीर्ष द्वितीय श्रेणी के प्राणी भी उसकी छिपी हुई अवस्था में उसे महसूस करने में असमर्थ होंगे। ऐसा करने का एकमात्र कारण उनका संबंध था। हालांकि ज़ारा का पसंदीदा कौशल वह था जिसे उसने डेमियन के साथ किए गए समझौते के आधार पर विकसित किया था। यह एक सरल क्षमता थी जो उसे उसकी छाया में रहने की अनुमति देती थी। हालांकि डेमियन को यह समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है, लेकिन ज़ारा को उसकी छाया में सबसे अधिक सहजता महसूस होती थी और जब वे आराम या प्रशिक्षण नहीं कर रहे होते थे तो वह अपना अधिकांश समय वहीं बिताती थी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन के साथ मिलकर टीम बनाकर लड़ने की उसकी क्षमता में भी बहुत सुधार हुआ। अब उसे बस अपनी नई खूबियों का इस्तेमाल करके युद्ध का अनुभव चाहिए था, जिसे वह 50वीं मंजिल पर उतरते हुए आसानी से हासिल कर सकती थी। डेमियन भी इन 6 महीनों में बेकार नहीं बैठा था। डेमियन ने अपनी काली बिजली के साथ प्रशिक्षण शुरू कर दिया था, इसके गुणों को समझने का प्रयास कर रहा था। यह उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक स्वाभाविक रूप से हुआ और उन्होंने प्रभावी रूप से इसके स्तर को इस हद तक बढ़ा दिया कि इसके शरीर में प्रवेश करने से गति में 5 गुना वृद्धि हुई और इसकी शक्ति जब उनके ब्लेड में प्रवेश की गई तो बहुत अधिक हो गई। उनकी तलवारबाजी में भी लगातार सुधार हुआ था। अपनी अनूठी तलवार कला बनाने के लिए 6 महीने का समय पर्याप्त नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने सही दिशा में कदम उठाए थे। पहले से ही रूपरेखा तैयार होने के बाद डेमियन को बस अभ्यास जारी रखना था और इसे तब तक सुधारना था जब तक कि यह पूरा न हो जाए। हालांकि उनका सबसे बड़ा सुधार उनकी स्थानिक आत्मीयता थी। स्थानिक तत्व के बारे में कटी अंतर्दृष्टि को पढ़ने के बाद डेमियन को पता चला कि वह अपनी क्षमता के साथ किस रास्ते पर जाना चाहता था। सबसे पहले उन्होंने अंतरिक्ष में एक वचन बिंदुओं पर अपने नियंत्रण का अभ्यास किया और फिर 3 महीने के बाद अंततः अपने स्वयं के उपस्थान बनाने के लिए तत्व के बारे में समझ हासिल की। हालांकि यह कर जितना जटिल नहीं था और जीवित प्राणियों को संग्रहित नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने अनिवार्य रूप से खुद के लिए एक सूची बनाई थी। इसे डालने में उसका पूरा मन खर्च हो गया, लेकिन इसमें मन को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा जब तक वह स्तर ऊपर उठाता और अपनी मन क्षमता बढ़ाता, वह इसके भीतर स्थान को बड़ा करने में सक्षम होता। इसके बाद डेमियन ने अंतरिक्ष में एक बिंदु की अवधारणा की अपनी समझ को और परिष्कृत किया तथा उसे एकल बिंदु पर पूर्ण नियंत्रण पाने की दिशा में काम किया। और अंततः अपने 6 महीने के प्रशिक्षण सत्र के अंत में उन्होंने अंतरिक्ष में बिंदुओं को माध्यम के रूप में उपयोग करके सदिशों को नियंत्रित करने की क्षमता हासिल कर ली थी। आपको द्वितीय श्रेणी के मार्ग की झलक मिल गई है। आपके ज्ञानोदय के कारण आपकी किंवदंतियां और भी बढ़ गई हैं। सिस्टम का ये संदेश देखकर डेमियन को आखिरकार अपना स्टेटस चेक करना याद आ गया। सोचने पर पता चला कि मैंने 20वीं मंजिल से अपना स्टेटस चेक नहीं किया है। मुझे आश्चर्य है कि इसमें किस तरह के बदलाव हुए हैं। लंबे ब्रेक के बाद डेमियन को एहसास हुआ कि वह अपनी स्थिति के बारे में क्यों भूल गया था। शायद यह एक अवचेतन निर्णय था, लेकिन डेमियन ये जानना नहीं चाहता था कि कितना समय बीत चुका है। हाल ही में उन्हें याद आया कि उनके स्टेटस में एक ऐसा भाग था जिसमें उनकी उम्र लिखी थी और उसे स्पष्ट रूप से समय भी पता चल जाता था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि वह पहले से ही इतनी दूर था और कालकोटरी से निकलने के इतने करीब था, इसलिए उसने फैसला किया था कि वह अपनी स्थिति की जांच करेगा। चाहे कुछ भी हो, उसका लक्ष्य अभी भी वही था। आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करते हुए डेमियन ने अपनी स्थिति को बुलाया। स्थिति डेमियन वार्ड, आधा मानव आधा जानवर, पुरुष, आयु 19, स्तर 49, स्थानिक जादूगर, अनुभव मूल्य 40,300/49,000, शीर्षक बेरर ऑफ द वर्ल्ड फिजिक इवॉल्वर, संबद्धता अंतरिक्ष बिजली, शारीरिक बनावट 0 शारीरिक बनावट, जादुई शक्ति 2500, STR 250, AGI 275, DF 245, संख्या 230, DEX 265, कौशल ताना स्तर 3, स्थानिक नियंत्रण स्तर 4, उच्च स्तरीय उत्थान स्तर 2, तलवार महारत स्तर अधिकतम, मनसेन स्तर 5, भक्षण स्तर 5, स्थानिक जादू स्तर 5, बिजली जादू स्तर 5, इन्वेंट्री विशेषता 1, शौक और शोषण सभी देखने वाली आंखें स्तर 2। डेमियन ने लंबी सांस छोड़ते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। 2 साल लगातार लड़ते लड़ते, मारकाट करते और मजबूत होते हुए 2 साल हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि पृथ्वी पर अभी क्या चल रहा है या मेरी माँ अभी भी ठीक है या नहीं, लेकिन मैं इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता। मुझे बस वापस लौटने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। सौभाग्य से डेमियन ने पहले से ही इससे भी बदतर परिदृश्य के लिए खुद को तैयार कर लिया था, इसलिए उसे शांत होने में अपेक्षाकृत आसानी हुई। हालांकि वास्तविकता को स्वीकार करना उसके लिए अभी भी थोड़ा कठिन था। डेमियन की जटिल भावनाओं को समझते हुए ज़ारा उसके पास चली गई और उसके पास आकर बैठ गई। पिछले कुछ महीनों में डेमियन और ज़ारा एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। वे इस दुनिया में अकेले थे और उनके अलावा कोई नहीं था, इसलिए उनके लिए एक दूसरे का सहारा बनना स्वाभाविक था। और वास्तव में ज़ारा के रेशमी चिकने और रोएदार बालों को सहलाना डेमियन के लिए खुद पर नियंत्रण पाने का एक शानदार तरीका था। ज़ारा को तकिया बनाकर लेते हुए डेमियन ने अपने अगले कदमों की योजना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो ये स्पष्ट है, वाइवन और 50वीं मंजिल पर मौजूद किसी भी बॉस को मार डालो और कालकोटरी से भाग जाओ। उसके बाद ऐसा लगता है कि एडवेंचरस गिल्ड ही मेरा सबसे अच्छा विकल्प है। मैं किसी विदेशी दुनिया में किसी साम्राज्य से बंधे रहने की इच्छा नहीं रखता। डेमियन ने इस विचार प्रक्रिया को जारी रखा। मैं सतह पर मौजूदा स्थिति को जाने बिना इस बारे में आगे की योजना नहीं बना सकता। आखिरकार कौन जानता है कि नाम के उस आदमी ने इस जगह को कब बनाया था। यहाँ तक कि उसने जो खजाने छोड़े थे वे ज्यादातर शरीर को मजबूत बनाने के लिए थे, इसलिए मैंने वो सब ज़ारा को दे दिया। डेमियन को इस उपस्थान से जो एकमात्र वास्तविक लाभ मिला वह था सूचना और सुरक्षित वातावरण। लेकिन डेमियन शिकायत नहीं कर रहा था। सूचना ही वह चीज थी जिसकी उसे अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी और इस वातावरण ने उसे अपनी मौजूदा शक्ति को उसके चरम पर पहुंचाने में मदद की थी। उसके लिए अब बस इतना ही बाकी था कि वह वाइवरन को मार डाले और अपना दूसरा वर्ग हासिल कर ले। ये सही है, बाकी सब कुछ बाद में आता है। चलो एक बार में एक कदम उठाते हैं। डेमियन अचानक मुस्कुराया। उसके रवैये में आए बदलाव ने ज़ारा को चौंका दिया, लेकिन उसने इस बारे में तब तक ज्यादा नहीं सोचा जब तक वह अचानक खड़ा नहीं हो गया। ठीक है, चलो ज़ारा, ड्रैगन शिकार पर जाने का समय हो गया है। 40वीं मंजिल पर एक विशालकाय वाइवरन खड़ा था जिसकी आंखों में क्रोध और उत्तेजना साफ झलक रही थी। कुछ समय पहले ही उसने महसूस किया था कि वह अत्यंत शक्तिशाली रेखा अब लगभग उसी स्थिति में फिर से उभरी है जब वह उसे खो चुकी थी। अपनी उत्तेजना में वह अपने घर से निकलकर उस जानवर को पकड़ने की तैयारी कर रहा था, इससे पहले कि वह फिर से भाग सके। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वह आभा पहले से ही तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। वाइवरन गर्व से अपना सिर ऊंचा करके खड़ा हो गया और 40वीं मंजिल के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। लेकिन उसके सामने जो आया वह उसकी उम्मीद से अलग था। वह जिस भेड़िए का पीछा कर रहा था उसके बजाय प्रवेश द्वार से जो निकला वह 2 पैरों वाला जानवर था जिसने भेड़िए की मदद की थी। हालांकि वाइवरन इस तथ्य से नाराज नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि अपने से कमजोर किसी को अपनी पकड़ से छूटने देना उसके रिकॉर्ड पर एक दाग है और उसे लगा कि इस जानवर को मारना ही अपना सम्मान वापस पाने का सबसे अच्छा तरीका है। साथ ही उसे अब विपात जानवर पर रक्त रेखा आभा महसूस हुई, जिसका अर्थ था कि उसे खाने से उसे वही पुरस्कार मिलेंगे। जब डेमियन ज़ारा को अपनी छाया में छिपाकर 40वीं मंजिल पर आया तो उसे उम्मीद थी कि वाइवरन तुरंत हमला करेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने इस जानवर के स्वभाव को कम करके आंका था। वाइवरन डेमियन को घूर रहा था जैसे कि उसे हमला करने के लिए उकसा रहा हो। और हालांकि डेमियन को उकसाया नहीं गया था, वह वास्तव में इस जानवर को मारने के लिए दौड़ रहा था। अंतरिक्ष में अपने 6 महीने के प्रवास के दौरान डेमियन ने दुनिया के विभिन्न जानवरों के बारे में पढ़ा था। ऐसा लगता था कि सभी जानवर गॉड बीस्ट के नाम से जाने जाने वाले जीवों से उत्पन्न हुए थे।
देव जानवरों की ऋतुरेखा अधिक शक्तिशाली होती गई और जब वे 5वीं कक्षा में पहुंचे तो सामान्य जानवर भी देव जानवर बनने के मार्ग पर चल सकते थे। इन देव जानवरों में से एक सच्चे ड्रैगन थे। ये वाइवरन उनकी संतानों में से एक था और ज़ारा के वंश पर इसके गहन लगाव को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसमें ट्रू ड्रैगन वंश का एक बड़ा हिस्सा शामिल रहा होगा। हालांकि डेमियन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिस चीज़ ने उसकी दिलचस्पी को आकर्षित किया वह थी सच्चे ड्रैगन की एक विशेषता, उनका बेहतरीन पुनर्जनन। एक सच्चे ड्रैगन का पुनर्जनन अंगों को फिर से उगाने में सक्षम था, जो डेमियन को बेहद पसंद था। हालांकि इससे उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। डेमियन का एक हाथ अभी भी गायब था। उसने सोचा कि अगर वह इस वाइवरन को मारकर खा जाए तो भले ही वह अपना हाथ वापस न पा सके, लेकिन वह उस दिशा में कदम बढ़ा सकेगा। डेमियन अब और इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी तलवार खींचकर आगे की ओर हमला किया। वाइवरन ने भी उस पर हमला किया। जब वह उसके करीब पहुंचा तो डेमियन ने वाइवरन की तरफ टेलीपोर्ट किया और तलवार कला के पहले चरण का इस्तेमाल किया जिसे वह बना रहा था। शून्य तलवार पहला कदम, ब्लेडलेस। डेमियन की तलवार चमक उठी और उसका ब्लेड अस्तित्व से गायब हो गया। अगले ही पल 10 फुट लंबा घाव वाइवरन के तराजू को चीरता हुआ निकल गया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह उनकी कला का पहला कदम था। जब डेमियन अपनी तलवार घुमाता था तो वह अपने आसपास की स्थानिक परतों के साथ उसकी धार को मिला देता था और अनिवार्य रूप से एक स्थानिक चीरा बनाता था जो उसकी तलवार की धार के रूप में काम करता था। ये चीरा उस स्थान पर मौजूद किसी भी चीज पर आरोपित हो जाता था और उसे शून्य में धकेल देता था। यह एक अपरिहार्य और अदृश्य ब्लेड था। यही कारण है कि उन्होंने इसे ब्लेड कहना पसंद किया। वाइवरन ने अपने मांस और मांसपेशियों को उजागर करते हुए एक कर्कश धार लगाए और अपने पंजे डेमियन की ओर घुमाए। हालांकि डेमियन बहुत पहले ही उस स्थान से गायब हो चुका था। वाइवरन के पंजे से एक छोटे भूकंप के कारण जमीन फट गई। जब डेमियन फिर से प्रकट हुआ तो वह वाइवरन के सिर के ऊपर था। उसकी पीठ की ओर मुड़ते हुए उसने एक बार फिर अपनी कला का पहला कदम इस्तेमाल किया। वाइवरन पर एक और गहरा घाव दिखाई दिया, बिना यह समझे कि क्या हो रहा है। वाइवरन तंदा रहा था। जिस चीटी को वह 6 महीने पहले चंद सेकंड में कुचल सकता था वह अब उसे एक बच्चे की तरह संभाल रही थी। डेमियन वाइवरन के सिर से कूदकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसे कुछ करने के लिए ताना मार रहा था, और वाइवरन आसानी से उसके उकसावे में आ गया। अपना मुंह खोलकर उसने आग लगाने के लिए ऊर्जा की एक किरण को केंद्रित किया। ड्रैगन के वंशज वीट के रूप में यह उसकी विशेषता थी। असली ड्रैगन की सांस का सामना करते हुए डेमियन को जरा भी डर नहीं लगा। जब किरण फायर हुई तो उसने अपने आसपास की जगह को भी चीर दिया क्योंकि वह डेमियन की ओर बिना रोक टोक के बढ़ रही थी। डेमियन ने इस हमले को देखते हुए सोचा यह एक बेहतरीन अभ्यास डमी है। जबकि डेमियन ने अपना पूरा ध्यान सांस के हमले पर केंद्रित किया तथा अपने वेक्टर नियंत्रण को पूर्ण करने के लिए इसका प्रयोग किया, एक सूक्ष्म छाया उसकी अपनी छाया से अलग हो गई। सांस का हमला आखिरकार अपने लक्ष्य तक पहुंच गया क्योंकि डेमियन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे रोकने के लिए अपना पूरा ध्यान लगा दिया। पहले तो वह हमले की दिशा को थोड़ा मोड़ पाया जिससे वह बाल बाल बच गया, लेकिन उसका पूरा बायां हिस्सा धीरे धीरे जल रहा था। उसका मांस पिघल गया और उसके अंदरूनी अंगों को सांस की गर्मी महसूस होने लगी, लेकिन डेमियन उसी तरीके से आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से डेमियन सांस को रोकने में सक्षम हो गया जब तक कि यह उसे और प्रभावित नहीं कर सका। हालांकि इस प्रक्रिया में उसका पूरा बायां हिस्सा जलकर राख हो गया। हाँ, ये दर्द तो पिछले विकास में मेरी आंखों में हुए दर्द का आधा भी नहीं है, डेमियन ने उपहास करते हुए कहा और अपनी सफल चाल के लिए खुद की पीठ थपथपाई। इस बीच वाइवरन और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। जिस सांस के हमले पर उसे गर्व था, जो उसे अपने सर्वशक्तिमान पूर्वजों से विरासत में मिला था, वह रुक गया था। हालांकि इस प्रक्रिया में द्विपाद जानवर घायल हो गया था, लेकिन वह उसके चेहरे पर दर्द के कोई निशान नहीं देख सका। जैसे ही वाइवरन डेमियन पर ध्यान केंद्रित करता है वह हवा में फैलती हल्की ठंड को महसूस करने में विफल हो जाता है। ज़ारा चुपके से वाइवरन की पीठ पर बड़े घावों की ओर बढ़ गई थी और उसे मारने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। यही कारण था कि डेमियन ने वाइवरन पर कोई घातक घाव करने की कोशिश नहीं की थी। वह वाइवरन से सिर्फ उसका अनुभव और उसकी लाश चाहता था। हालांकि ज़ारा को इस वाइवरन और उसके साथियों द्वारा लंबे समय तक लगातार पीछा किया गया था। पिछले 6 महीनों में डेमियन को यह भी पता चल गया था कि ज़ारा के माता पिता 40वीं मंजिल के पूर्व निवासी थे और उसके आने से महीनों पहले वाइवरन द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। स्वाभाविक रूप से इस तरह की नाराजगी के साथ डेमियन उसे मारने की अनुमति देगा। उसने उसके लिए केवल कुछ तैयारियां की क्योंकि उसकी ताकत वाइवरन के तराजू को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी, और चूंकि वे अनुबंध के माध्यम से जुड़े हुए थे डेमियन को अभी भी वाइवरन को मारने से अनुभव प्राप्त होगा। बदले में डेमियन ने ज़ारा से वादा किया था कि अगली 9 मंजिलों के सभी जानवर उसे दे दिए जाएंगे ताकि वह भी ताकतवर बन सके। एक बार जब ज़ारा तैयार हो गई तो उसने वाइवरन के घावों में अंधकार की धाराएं भेजी जिससे वे जंग खा गए, जबकि उसने बर्फ की ऊर्जा के संपीड़ित विस्फोट भेजे जिसे उसकी मांसपेशियों और अंगों को नष्ट करने से पहले उन्हें जमा कर रख दिया। जब तक वाइवरन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, डेमियन पहले ही ठीक हो चुका था और उसके सामने था। उसने उसकी आंख में चुरा घोंप दिया और उसे अस्थायी रूप से अंधा कर दिया। हालांकि वाइवरन इस बात से क्रोधित था कि उस पर 2 तरफ से हमला हो रहा था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। डेमियन ने अपना ध्यान उस पर बनाए रखा, उसे ज़ारा पर हमला करने की अनुमति नहीं दी, जबकि ज़ारा धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति को कम कर रही थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि वाइवरन अपने अंदर के क्षरण के दर्द को महसूस कर सके। और 10 मिनट के भीतर वाइवरन एक बेजान लाश के रूप में जमीन पर गिर गया। डेमियन ज़ारा को देखकर मुस्कुराया जो उसकी छाया में वापस आ गई थी। हालांकि उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ खास नहीं हुआ था, लेकिन वह उसके अंदर महसूस हो रही राहत और संतुष्टि को महसूस कर सकता था। अपने साथी से बदला लेने की खुशी महसूस करते हुए डेमियन वाइवरन लाश की ओर चला गया। भक्षण, उसकी हथेली से छायादार मुंह निकला और लाश को अपने रसातल में निकल गया, जिससे वह डेमियन के लिए शुद्ध पोषक तत्वों में बदल गई। ज़ारा ये देखकर चौंक गई, लेकिन डेमियन ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वह क्या करने वाला है, इसलिए वह घबराए नहीं। आखिरकार उसे खाने के बाद बहुत दर्द होने वाला था, और वास्तव में उसे बहुत दर्द महसूस हुआ। भूत राजा के साथ यह उसकी मांसपेशियों, ऊतकों और स्नायु बंधनों में था। मकड़ी के साथ यह उसकी आंखों में था, और अब वाइवरन के साथ वह तीव्र दर्द जो उसने महसूस किया वह उसके गले में केंद्रित था। हालांकि मकड़ी से अलग उसकी शारीरिक सुरक्षा भी काफी हद तक बढ़ रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया डेमियन की त्वचा पर कई ड्रैगन जैसे शल्क दिखाई दिए और गायब हो गए, जबकि उसकी आंखें सरीसृप बन गईं और फिर गायब हो गईं। अपने गले के भीतर डेमियन को सूरज को निकलने जैसी जलन महसूस हुई। दर्द भयानक था, लेकिन संदर्भ के संकेतों को एक साथ रखते हुए डेमियन को इस बात का अच्छा अंदाजा था कि उस समय उसे क्या प्राप्त हो रहा था, और उस विचार ने उसे अतुलनीय रूप से उत्साहित कर दिया। धीरे धीरे उसका विकास समाप्त हो गया और डेमियन को लगा कि उसका शरीर नए जोश से भर गया है। इस तरह के जोश ने उसे बेहद पाश्विक महसूस कराया, जिससे उसे प्रभुत्व स्थापित करने के लिए स्वर्ग की ओर दहाड़ने की इच्छा हुई। और वह दहाड़ उठा। यह एक राजा की दहाड़ थी, एक ड्रैगन की दहाड़ थी, और इस दहाड़ के साथ ऊर्जा की एक विनाशकारी अर्धपारभासी किरण आई जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। डेमियन ने ड्रैगन जाति की सबसे गौरवपूर्ण विशेषता ब्रीथ हासिल कर ली थी। 40वीं मंजिल, जो पहले हरियाली से भरी एक गुफा हुआ करती थी, अब धूल और गिरते मलबे से ढकी हुई थी। छत बह गई थी और जमीन पर लगभग हर चीज टुकड़े टुकड़े हो गई थी। ये डेमियन की दहाड़ का नतीजा था। जब डेमियन को होश आया तो उसकी नजर उस तबाही पर पड़ी जो उसने अभी मचाई थी। वह ये दृश्य देखकर मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने काम पर गर्व है। हालांकि डेमियन अपनी नई सांस लेने की क्षमता से खुश था, लेकिन वह इस तथ्य से अधिक उत्साहित था कि इसमें सिर्फ आग पर आधारित क्षमता न होकर उसकी विशेषताओं को भी शामिल किया गया था। उसने अभी जो सांस छोड़ी थी वह पारदर्शी थी क्योंकि इसका मुख्य गुण अंतरिक्ष था। इसे केवल इसलिए देखा जा सकता था क्योंकि इसके माध्यम से काली बिजली गुजर रही थी और जिस स्थान से यह गुजर रही थी उसमें लहरें उठ रही थी और वह फट रहा था। संक्षेप में ये पूर्ण विनाश था। अपनी नई विशेषता की सराहना करने के बाद डेमियन ने देखा कि सिस्टम संदेशों की भरमार थी जिन्हें उसे जांचना था। सबसे पहले उन सभी राक्षसों के रिकॉर्ड थे जिन्हें उसने मारा था, जिसमें वाइवरन भी शामिल था जो जाहिर तौर पर 65वें स्तर पर था, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। आपने शक्ति प्राप्त करने के अपने मार्ग में अपार उपलब्धियां हासिल की हैं और अपनी लीग को एक बार फिर ऊपर उठाया है। आपने एक नई कक्षा प्राप्त करने की आवश्यकताओं को पूरा किया है।
शक्ति प्राप्त करें, उपलब्धियां प्राप्त करें और अपनी किंवदंती बनाएं। कक्षा चुनें। 1 तलवारबाज, 2 जानवरों को काबू करने वाला, 3 विद्वान, 4 वेक्टर नियंत्रक, अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, 5 पुजारी। डेमियन को सोचने की भी जरूरत नहीं थी, उसका रास्ता हमेशा स्थानिक विशेषता के साथ था और वेक्टरों को नियंत्रित करना वह रास्ता था जिसे उसने खुद चुना था। आप एक वेक्टर नियंत्रक बन गए हैं। अंतरिक्ष को एक माध्यम के रूप में उपयोग करके आपने उनके संबंधित वेक्टर के माध्यम से पदार्थ और अंतर्क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। शुरुआत में आप केवल तात्कालिक क्षेत्र में त्वरण, जड़ता और अन्य अवधारणाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन इसके चरम पर आप विशाल ब्रह्मांड पर नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। द्वितीय श्रेणी का प्राणी बनकर आपने ऊपर चुनने की योग्यता प्राप्त कर ली है। ऊपर चुने। 1 बिजली जादूगर, 2 उपचारक, 3 लोहार, 4 कीमियागर, 5 जानवरों को काबू करने वाला। डेमियन ने उपवर्गों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और लाइटनिंग मैच को चुना क्योंकि यह उसकी रुचियों और लड़ाई शैली के लिए सबसे उपयुक्त था। वह एक युद्धोन्मुख व्यक्ति था, न कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सहायक व्यवसाय में उत्कृष्ट था। इस प्रथम श्रेणी परिवर्तन की तरह डेमियन का दिमाग भी अपनी नई शक्ति का उपयोग करने की अंतर्दृष्टि से भरा हुआ था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहले ये कहा जा सकता था कि उसने इस अवधारणा की प्रारंभिक समझ हासिल कर ली है, लेकिन अब वह दृढ़ता से उस क्षेत्र में कदम रख चुका था। अब उसे अपनी शक्ति को और अधिक समझने और ये तय करने की जरूरत थी कि इसे अपनी युद्ध शैली में कैसे लागू किया जाए। सबसे बड़ा बदलाव जो वह महसूस कर सकता था वह उसके शरीर के अंदर था। वह अपने रक्त और कोशिकाओं को काम करते हुए महसूस कर सकता था क्योंकि वे उसके जले हुए बाएं हिस्से को फिर से जीवित कर रहे थे। वह अपनी बाईं बांह के स्टंप में इकट्ठा होने वाली गतिविधि के गुच्छों को भी महसूस कर सकता था। इससे डेमियन की मुस्कान और भी बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि वह आखिरकार अपने हाथ को ठीक कर सकता है। हालांकि उसे वाइवन से मिली शक्ति ने उसके पुनर्जनन को बढ़ावा दिया था, लेकिन यह उसे विकसित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि अगर वह इसे अपने आंतरिक शरीर पर अपने नए प्राप्त नियंत्रण के साथ जोड़ता है तो यह संभव हो सकता है। ज़ारा को पहरा देने के लिए कहने के बाद डेमियन बैठ गया और अपने हाथ में हो रही गतिविधि पर ध्यान केंद्रित किया। जब उसने इन गुच्छों के साथ प्रयोग किया तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने रक्त और कोशिकाओं को अपनी इच्छानुसार हिला सकता है। यह उसकी टेलीकिनेसिस की एक उपक्षमता थी जिसका उपयोग वह अपनी दूसरी कक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से पहले नहीं कर सकता था। अपने पुनर्जनन कौशल का उपयोग करते हुए, जो कि वाइवन को खाने के बाद सीधे अधिकतम स्तर पर पहुंच गया था, उसने अपनी भुजा को फिर से विकसित करना शुरू कर दिया। हालांकि ये क्षमता विकसित होने से पहले अंगों को फिर से विकसित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन अगर उसे सिर्फ बुनियादी संरचना बनानी होती तो ये काफी होता। डेमियन ने अपने हाथ की संरचना को याद रखने और समझने के लिए अपने आंतरिक मानस का इस्तेमाल करते हुए 2 दिन बिताए और फिर अपने बाएं स्टंप पर इसे दोहराना और उसकी नकल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसके बाएं हाथ की रूपरेखा बनने लगी। ऐसा करते समय उसने अपने हाथ की आंतरिक संरचना बनाने के लिए अपने कोशिका विभाजन और प्रतिकृति को आरंभ करने और नियंत्रित करने के लिए अपनी टेलीकिनेसिस का उपयोग किया। अपने दाहिने हाथ की प्रतिरूपति होने के कारण इसकी ताकत भी बराबर थी। खोल के अंदर हड्डियां बनने लगी, उसके बाद टेंडन, लिगामेंट, मांसपेशियां, ऊतक और अंत में उसकी त्वचा। पूरा एक हफ्ता बीत गया और डेमियन को उस स्थिति में बैठे देखा जा सकता था। हालांकि सप्ताह की शुरुआत से अलग डेमियन के पास अब 2 पूर्ण भुजाएं थीं और उसके शरीर में पूर्ण समरूपता थी। डेमियन खड़ा हुआ और बिना रुके अपनी तलवार खींच ली। कुछ सेकंड तक उसे बेतरतीब ढंग से घुमाने के बाद वह सोचने लगा, मुझे अपना हाथ खोए हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, इसलिए मेरा संतुलन केंद्र पूरी तरह से बदल गया है। ऐसा लगता है कि मुझे अपने शरीर के सभी अंगों को वापस पाने के लिए थोड़ा प्रशिक्षण लेना होगा। कुछ देर सोचने के बाद डेमियन ने आखिरकार कहा, ज़ारा, मुझे अपनी नई ताकत को समझने के लिए कुछ समय यहाँ रहना होगा। मेरे बिना ही आगे बढ़ो और प्रशिक्षण शुरू करो। मैं जल्द ही तुम्हारे साथ जुड़ जाऊंगा। ज़ारा पहले तो अनिच्छुक थी, लेकिन जब डेमियन ने उसे आश्वस्त किया कि निचली मंजिलों पर कुछ भी उसकी छिपी हुई चीजों को भेद नहीं पाएगा, तो उसने सिर हिलाया और 41वीं मंजिल की ओर चली गई। इस बीच डेमियन ने बिना चुके अभ्यास जारी रखा। इस तरह 2 महीने और बीत गए। इन 2 महीनों के दौरान ज़ारा ने बहुत प्रगति की थी। जब वह पहली बार 41वीं मंजिल पर पहुंची तो उसने अपना छुपने का स्थान छोड़ने से इनकार कर दिया और जानवरों को खाते हुए चुपचाप मंजिल की आबादी को कम कर दिया। जब वह 42वीं मंजिल पर पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि डेमियन झूठ नहीं बोल रहा था जब उसने कहा था कि उसे कोई समस्या नहीं होगी। वह डेमियन जैसे राक्षस के साथ रहने की इतनी आदी हो चुकी थी कि वह भूल गई थी कि वह खुद भी एक राक्षस है। धीरे धीरे उसने अपने छिपने के स्थान को छोड़ना शुरू कर दिया और अपने युद्ध के अनुभव को बढ़ाने के लिए जानवरों से सीधे लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी वे उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचा सके। ये तब तक जारी रहा जब तक वह 45वीं मंजिल तक नहीं पहुंच गई। इस मंजिल पर वह एक जानवर से मिली जो एक विशाल शेर की तरह दिखता था और उसने उसे चुनौती देने का फैसला किया। शेर के पास एक आग की क्षमता थी जिसने उसकी बर्फ को पूरी तरह से नकार दिया और उसकी परछाई को तितर बितर कर दिया, जिससे उसे लड़ने के लिए अपनी शुद्ध शारीरिक शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह छाया में से निकलकर आगे बढ़ी और अपनी तेज गति का फायदा उठाकर शेर के चारों ओर दौड़ी और उसे काटने और खरोंचने लगी। हालांकि यह उसकी शुरुआत के बाद से पहली लड़ाई थी जिसमें वह बिना किसी चोट के बाहर नहीं आ सकी। जब वह शेर की गर्दन पर बुरी तरह से काटकर उसे मारना चाहती थी तो शेर ने अपने आग से भरे विशाल पिंजों से उस पर वार कर दिया, जिससे उसकी पीठ पर एक बड़ा घाव हो गया जो काफी देर तक जलता रहा। सौभाग्य से उसने शेर को मार दिया था, इसलिए वह छाया में गायब हो गई और खुद को बर्फ की एक परत में ढक लिया। ये पहला अनुभव था जिसने उसे बचाव के महत्व को समझा। ज़ारा ने अगली 4 मंजिलों में लड़ाई जारी रखी और एक सच्चे प्रथम श्रेणी के रूप में 49वीं मंजिल पर पहुंच गई। अपने विकास के साथ उसने 2 अतिरिक्त पूंछ प्राप्त की थी। ऐसा लगता है कि यह उसके रक्तरेखा से संबंधित था, लेकिन वास्तव में उसका रक्तरेखा क्या है यह एक रहस्य बना हुआ है। यद्यपि उसका शरीर डेमियन जितना मजबूत नहीं था, फिर भी लगातार लड़ाइयों के कारण वह पूरी तरह से परिष्कृत हो गया था तथा उसकी रुचियां और अधिक बहुमुखी हो गई थी। उसने एक नया कौशल भी बनाया था जिससे वह अपने शरीर को बर्फ के कवच से ढक सकती थी, जिससे उसकी सुरक्षा दूसरे स्तर तक बढ़ जाती थी। जब वह डेमियन को दिखाने के लिए 40वीं मंजिल पर वापस आई तो वह वास्तव में प्रभावित हुआ। अपनी 3 पूंछों, गिरे हुए देवदूत जैसे पंखों, काले फर और शुद्ध सफेद नीले बर्फ के कवच के साथ वह सचमुच किसी पुरानी पौराणिक कथा से निकले हुए जानवर की तरह दिखती थी। डेमियन ने भी अपने नए हाथ को अपनाया और अपने शरीर का संतुलन सही किया। इसके साथ ही वह आखिरकार 50वीं मंजिल के बॉस को मारने और कालकोठरी से भागने के लिए तैयार था। हालांकि जब वे 50वीं मंजिल पर पहुंचे तो बॉस उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। 50वीं मंजिल का दृश्य उससे ऊपर की मंजिलों के दृश्य के समान ही था, लेकिन कारण अलग था। यहाँ वहाँ हरियाली के कुछ हिस्से देखे जा सकते थे, लेकिन इस इलाके का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा था पेड़ों और जमीन के बेतरतीब हिस्से। ऐसा लगता है कि 50वीं मंजिल मूल रूप से एक छोटे से जंगल जैसी थी, लेकिन यहाँ रहने वालों ने इसे तहस नहस कर दिया। लकड़ी की चाल चारों ओर बिखरी हुई थी, कुछ टुकड़े आधे जले हुए थे, घास और पौधे जो लंबे समय तक खड़े रहते थे वे मुरझा गए और मर गए और हवा में एक बदबू फैल गई। इन सबके बीच में एक ऐसा प्राणी था जिसे डेमियन ने पहले कभी नहीं देखा था। इसके 3 सिर थे, प्रत्येक सिर अलग अलग जानवरों का था, एक शेर, एक सांप और एक बकरी का, और एक विशाल शरीर था जो गुफा में उपलब्ध जगह का एक बड़ा हिस्सा घेरे हुए था। इसका शरीर तेंदुए जैसा था जो गति के लिए विशेष था, इसके पैर पक्षी जैसे पंजे थे और इसकी पूंछ बिच्छू जैसी थी। इसके पास एक जोड़ी विशाल पंख भी थे। जब उसे डेमियन की उपस्थिति का आभास हुआ तो उसके तीनों सिर एक साथ घूम गए और बिना किसी संदेह के उसने हमला कर दिया। चिमेरा के पास आते ही उसके दोनों सिर अलग अलग हमले के लिए तैयार हो गए। शेर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई जिससे धरती हिल गई। बकरी ने अपने सींगों के बीच से ऊर्जा को किरण की तरह बाहर निकाला और उसके सांप के सिर से जहरीली सांस निकली। हालांकि डेमियन पर बीम अटैक अब काम नहीं करता था, खासकर उन लोगों से जो उसके जैसे ही क्लास में थे। शरीर को समायोजित करने में बिताए गए 3 महीनों के दौरान डेमियन अपने अन्य प्रशिक्षण में निष्क्रिय नहीं था। वेक्टरों पर उसका नियंत्रण इस हद तक बेहतर हो गया था कि वह पिछली बार की तरह खुद को जलाए बिना इन हमलों को मोड़ सकता था और उसने अपनी तलवार कला के लिए दूसरा कदम बनाया था। हालांकि चूंकि यह कालकोठरी के भीतर उसकी आखिरी लड़ाई थी, इसलिए डेमियन ने थोड़ा लापरवाह होने का फैसला किया। चूंकि ज़ारा पहले ही जानवर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी,
इसलिए उसे बस उसका ध्यान भटकाना था। डेमियन ने अपना मुंह खोला और एक बड़ी सांस ली। उसकी छाती फैल गई, उसके गाल फूल गए, उसका गला सिकुड़ गया और जब उसकी हरकतें अपने चरम पर पहुंच गईं, तो डेमियन ने चिमेरा से भी अधिक भयंकर दहाड़ लगाई। इस गर्जना के साथ काली बिजली की चमक से ढकी ऊर्जा की एक अलौकिक किरण निकली, जिसने अंतरिक्ष को भी इस तरह विभाजित कर दिया मानो केवल अंतरिक्षीय अस्तित्व में हो सकता है। जब किरण चिमेरा के हमलों से टकराई तो एक धीमे विस्फोट ने पूरे 50वें तल को हिला दिया। पेड़ों के टूटे हुए अवशेष और सूखी घास जो पहले से ही मरने के कगार पर थी, जलकर नष्ट हो गई और यहाँ तक कि जमीन भी सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई, जिससे 49वीं और 51वीं मंजिल पर रहने वाले जानवर भी ढल गए, जो केवल टकराव के झटकों को ही महसूस कर सकते थे। जबकि सांप की जहरीली सांस और बकरी की ऊर्जा किरण दोनों ही संघर्ष में नष्ट हो गई थी, डेमियन की सांस के हमले ने अपनी थोड़ी ऊर्जा बरकरार रखी थी। यह आगे बढ़ता रहा और सांप के बीच के सिर को छेद दिया, जिससे वह अनगिनत टुकड़ों में फट गया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चिमेरा दर्द से दहाड़ उठा। जबकि उसके 3 सिर एक ही शरीर से जुड़े हुए थे, वे अपनी चेतना का केवल एक हिस्सा ही साझा करते थे। अधिकांश भाग के लिए वे स्वतंत्र रूप से सोच सकते थे। इस कारण से ऐसा महसूस करने के बजाय कि उसने अपना एक सिर खो दिया है, शेर और बकरी के सिर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने एक भाई खो दिया है। इससे वे बहुत क्रोधित हो गए और चिमेरा जमीन से ऊपर उठ गया और अपनी गति का उपयोग करते हुए डेमियन को पकड़ने की कोशिश करने लगा। ऊर्जा किरणों और आग के गोले की बारिश हर दिशा से डेमियन पर बरसने लगी। हालांकि डेमियन ने अपने टेलीपोर्टेशन का दुरुपयोग किया। जब भी वह मारा जाने के करीब होता, वह गायब हो जाता और फिर दूर से दिखाई देता। चूंकि उसने इस लड़ाई के दौरान मौज मस्ती करने का फैसला किया था, इसलिए डेमियन ने पलटवार भी नहीं किया, जिससे चिमेरा और भी क्रोधित हो गया। क्या ये द्विपात जानवर उस पर नजर रख रहा था? जब यह विचार उसके दिमाग में आया तो चिमेरा लगभग क्रोध से भर गया। उसने अपने हमले को और तेज कर दिया, गुफा के बचे हुए सभी अखंड क्षेत्रों को नष्ट कर दिया। इस समय डेमियन ने अपने ऊपर आने वाले हर हमले से बचना बंद कर दिया। बीच बीच में वह रुक जाता और खुद को हमले के प्रक्षेप पथ के भीतर रहने देता, धीरे से अपनी उंगली हिलाकर उसे मोड़ देता। अब जब उसके पास 2 हाथ थे तो उसे ऐसा करने की और भी आजादी थी। हालांकि हाथ की हरकतें उसके आसपास के वेक्टरों को प्रभावित करने के लिए जरूरी नहीं थी, लेकिन वे एक तरह के मध्यस्थ थे जिनका इस्तेमाल डेमियन अपनी शक्ति को और बेहतर बनाने के लिए करता था। एक बार जब वह एक निश्चित स्तर तक सुधर जाता तो वह बिना हिले डुले ही अपने ऊपर किए जाने वाले किसी भी हमले को रोकने में सक्षम हो जाता। डेमियन ने अपनी बाहें हिलाना जारी रखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कंडक्टर ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहा हो, हालांकि यह कोई सिम्फनी नहीं थी। इसके बजाय यह विनाश का कोलाहल था जो किसी को भी कला एक विस्फोट है के संदर्भ में कुछ कहने पर मजबूर कर देगा। डेमियन पर किसी भी हमले का जरा भी असर न होने पर चिमेरा ने नीचे उतरने और कच्ची शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन ऐसा करने से पहले उसने देखा कि उसकी पूंछ जम गई थी। अगले ही पल पूरी पूंछ टूट गई और उस जगह से खून बहने लगा जहां वह उसके शरीर से जुड़ी थी। इसके बाद छायाओं से बने तंबू उसके पंखों से चिपक गए और उन्हें बांध दिया, इससे पहले कि छायाओं का एक और हिस्सा एक जानवर के रूप में एक साथ आ जाए। ये स्वाभाविक रूप से ज़ारा थी, जिसने हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए चिपकर जानवर के बगल में उड़ने के लिए अपने पंखों का उपयोग किया था। हालांकि वह बहुत पहले भी हमला कर सकती थी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि डेमियन कितना मजा ले रहा था और उसने उसे थोड़ी देर और खेलने देने का फैसला किया। हालांकि वह पिछले 20 मिनट से पहले से ही बेतहाशा टेलीपोर्ट और हमले के रास्ते में हेरफेर कर रहा था और वह उब रही थी। एक बार ज़ारा ने भौतिक रूप धारण कर लिया। उसने अपने उस रेती के दांतों का इस्तेमाल करके चिमेरा के एक पंख को फाड़ दिया और दूसरे को अपने पंजों से अशक्त कर दिया। जैसे ही चिमेरा फर्श पर गिरा, ज़ारा ने उस पर जानलेवा हमला किया, लेकिन अचानक रुक गई और फिर चिप गई। ये स्वाभाविक रूप से डेमियन का काम था। अब जब खेल का समय खत्म हो गया था तो उसने फैसला किया कि यह जानवर उसकी तलवार कला के दूसरे चरण के लिए सबसे अच्छा अभ्यास डमी था। जानवर के गिरने के बाद डेमियन हवा में उसे मिलने के लिए दौड़ा और उसके पीछे पीछे तस्वीरें खींचता हुआ निकल गया। फिर जब वह जानवरों के चारों ओर नाचने लगा तो उसकी आकृति अलौकिक हो गई। अपनी भव्यता के बावजूद ये रक्त का नृत्य था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि उनकी तलवार कला का पहला चरण गंभीर क्षति पहुंचाने के लिए एक ही बार था, तो दूसरा चरण तलवार नृत्य था, जिससे उनके प्रतिद्वंद्वी पर चोटें जमा हो जाती थीं और उनका खून बह जाता था। जैसे जैसे उसका आकार जानवर के इर्द गिर्द की जगह में चमकता और बाहर निकलता गया, उसके शरीर के टुकड़े गायब होने लगे। वे सामान्य तलवार की तरह कटे हुए या कटे हुए नहीं थे, बल्कि वे अस्तित्व से गायब हो गए थे, अनंत शून्य में कहीं तैर रहे थे। जब डेमियन ने काम पूरा कर लिया तो जानवर का सिर्फ एक तिहाई शरीर बचा था। डेमियन जमीन पर गिर गया। उसके कदमों से धूल भी नहीं उड़ी, क्योंकि उसके पीछे जानवर की आकृति एक जोरदार धमाके के साथ गिर गई। शून्य तलवार कला दूसरा चरण, शून्य का नृत्य। उसकी पूरी तलवारबाजी, जिसने 75 मीटर लंबे जानवर को 25 मीटर लंबे मांस के थैले में बदल दिया था, केवल उतनी ही देर तक चली जितनी देर में जानवर के पंख कट जाने के बाद वह जमीन पर गिर गया था। सबसे पहले पूरी लड़ाई बेकार थी। डेमियन चाहता तो पहले 5 मिनट में ही इसे खत्म कर सकता था, लेकिन वह उस कालकोठरी से काफी जुड़ गया था जो पिछले 2 सालों से उसका घर था। इस कारण से उसने फैसला किया कि इसे अलविदा कहने का सबसे अच्छा तरीका एक भव्य युद्ध था। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता गया, डेमियन चिमेरा के शव को खाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, वह फर्श में धंसने से पहले प्रकाश के कणों में बदल गया। जिस स्थान पर यह पहले स्थित था, वहां एक भव्य संरचना खड़ी थी जो रहस्यमय पैटर्न से भरे एक विशाल वृत्त की तरह लग रही थी। डेमियन संरचना से निकलने वाले स्थानिक उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था और उसका अध्ययन करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह समय नहीं था। इस कालकोठरी में 100 मंजिलें थीं और उसने केवल 50 मंजिलें ही साफ की थीं। उसने स्वाभाविक रूप से अपने व्यवसाय के निपटान के बाद वापस आने और जो उसने शुरू किया था उसे पूरा करने की योजना बनाई थी। तब वह संरचना का अध्ययन कर सकता था। संरचना को देखते हुए डेमियन को थोड़ी चिंता के साथ साथ उत्सुकता भी महसूस हुई। फिर उसने जल्दी से अपनी इन्वेंट्री की जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसने अपनी जरूरत की सभी चीजें साथ लाई हैं। इसमें वे सभी पुस्तकें थीं जो उसे लगा कि बाद में प्रासंगिक होंगी, जिन्हें उसने करके उस स्थान से लिया था। उसकी टूटी हुई तलवार जो उसकी यात्रा के आरंभ से ही उसके साथ थी, तथा सैकड़ों जानवरों के शव जिन्हें ज़ारा ने पिछली 9 मंजिलों पर मारा था। यद्यपि वह और ऊपर जाना चाहता था तथा और अधिक शवों को उठाना चाहता था, परंतु उसके पास बहुत कम जगह थी, इसलिए उसने जितना संभव था उतना ही काम चलाया। डेमियन ने फिर खुद को संभाला और कालकोठरी से बाहर निकलने के लिए अपनी जीवन रेखा की ओर चलना शुरू कर दिया। ज़ारा, ये हमारे जाने का टिकट है। जिस सतह के बारे में मैंने तुम्हें हमारी पहली मुलाकात में बताया था, वह इस संरचना के ठीक पीछे है। डेमियन की अशांत भावनाओं को महसूस करते हुए ज़ारा उसकी छाया से उभरी और अपना समर्थन दिखाते हुए उसके पास आकर बैठ गई। डेमियन उसके इस छोटे से इशारे पर मुस्कुराया। ये सही है, सब कुछ पहले से ही योजनाबद्ध है और हम पहले से ही मजबूत हैं। मैं किस बात की चिंता कर रहा हूँ? जब उसने ज़ारा को आश्वस्त किया कि वह ठीक है, तो वह उसकी छाया में लौट आए और बिना किसी देरी के वह संरचना में शामिल हो गया। डेमियन का स्वागत एक चमकदार रोशनी और प्रकृति की सुंदर खुशबू से हुआ। 2 कठिन वर्षों के बाद वह अंततः सतह पर पहुंच गया। हर तरफ हरियाली ही हरियाली, खूबसूरत पत्तियों वाले ऊंचे पेड़, हर रंग के फूल, झाड़ियां, जमीन पर फैली स्वस्थ घास और सबसे महत्वपूर्ण चमकीला नीला आसमान। खूबसूरत नीले आसमान पर बादल शांत भाव से तैर रहे थे और दूर दूर तक एक विशाल सूरज खड़ा था। उससे निकलने वाली गर्माहट, हवा में मैना की ताजगी, उसके गालों को छूती हुई हल्की हवा, ये वे अनुभूतियां थी जिन्हें डेमियन सांस रोककर महसूस कर रहा था। भले ही वह संदेह करना चाहता था कि वह अभी भी कालकोठरी में है या नहीं, उसके आसपास के दृश्य उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे। उसकी जानकारी के बिना उसके गालों पर आंसू भर रहे थे। आखिरकार वास्तविकता सामने आ गई थी। डेमियन हत्या, भक्षण, विकास और पतन के उस नारकीय चक्र से बच निकला था। उसके बगल में खड़ी ज़ारा भी तीव्र भावनाओं को महसूस कर रही थी। एकमात्र चीज जो उसने कभी जानी थी वह थी विशाल गुफाओं की दीवारें जो कालकोठरी के फर्श बनाती थी। जब वह छोटी थी तो उसके माता पिता उसे उन दीवारों के पार की कहानियां सुनाते थे, लेकिन वह हमेशा उन्हें परियों की कहानियों की तरह लेती थी। डेमियन से मिलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता ने जिस जगह के बारे में बात की थी वह असली थी। जब वह अपने आसपास के नज़ारों को आश्चर्य से देखती रही तो ज़ारा को लगा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने जो कुछ भी सहा है वह सब सार्थक था।
और जब उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जिसने ये सब संभव बनाया, तो उसे लगा कि वह अनजान भावनाओं से अभिभूत हो रही है। एपिरॉन की ताज़ी हवा का आनंद लेते रहे इससे पहले कि डेमियन ने आगे बढ़ने का फैसला किया। कालकोटरी से बाहर निकलने के बाद वह कुछ चीजें करना चाहता था और यह उनमें से एक था। अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए डेमियन ने वह पाया जिसकी उसे तलाश थी। फिर वह उस स्थान की ओर दौड़ने लगा। हालांकि वह टेलीपोर्ट करके तुरंत वहां पहुंच सकता था, डेमियन आजादी की भावना में इतना खो गया था कि उसे ऐसी तुच्छ चीजों की परवाह नहीं थी। ज़ारा खुशी खुशी उसके पीछे चली गई और ताज़ी हवा का आनंद लेते हुए गंतव्य पर पहुंच गई। एक बड़ी बहती नदी, पानी इतना साफ था कि वह दर्पण की तरह काम कर रहा था और उसके भीतर मौजूद मैना ने बहुत सारे जीवन को पनपने दिया। बिना कुछ सोचे डेमियन ने पानी में छलांग लगा दी। ठंडे पानी में डूबे डेमियन ने मुस्कुराया। शायद अब ये बात मायने नहीं रखती थी जब उसके दिमाग में सिर्फ बचने और भागने के बारे में ही विचार थे, लेकिन अब जब वह आजाद था तो उसे नहाने की सख्त जरूरत महसूस हुई। उसे एक बार भी नहीं लिया था, लेकिन 2 साल हो गए थे और सच कहूं तो वह बदबूदार था। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि ज़ारा को भी। कालकोटरी में पानी के बहुत ज्यादा स्रोत नहीं थे और ज्यादातर जानवर गिरे हुए लोगों के खून से ही अपना पेट भरते थे। यही वजह थी कि कालकोटरी के अंदर बहुत ज्यादा उचित पारिस्थितिकी तंत्र नहीं थे। हालांकि डेमियन ने सोचा कि निचली मंजिलों पर पानी होने की संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया पौधों की संख्या बढ़ती गई। अपनी त्वचा पर हाथ फेरते हुए डेमियन ने 2 साल की गंदगी और मैल को साफ होते देखा, जिससे उसकी त्वचा चिकनी हो गई और ऐसा लगा जैसे किसी कलाकार ने काम किया हो। खुद को पूरी तरह से धोने के बाद डेमियन पानी से बाहर निकला और अपने प्रतिबिंब को देखा। वहां उसने एक आदमी को देखा जो गिरने से पहले डेमियन से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। वह लगभग 2 मीटर लंबा था और उसकी मांसपेशियां सख्त थी जो बेहतरीन खनिजों से गड़ी हुई लग रही थी। हालांकि वह सामान्य रूप से मांसपेशियों वाला नहीं था, लेकिन उसके शरीर का हर हिस्सा अनुकूलित था और शक्ति से भरा हुआ था, जिसे कोई भी एक साधारण नजर से महसूस कर सकता था। उसका शरीर मूल रूप से पूर्णता का अवतार था। जबड़े की रेखा तीखी थी और बाहें तलवार जैसी थी। उसकी नाक और मुंह भी एकदम सही अनुपात में थे। उसके बाल आधी रात को झरने की तरह गिरते थे, जिनमें चांदी की धरियां थीं जो टूटे हुए तारों जैसी थीं। हालांकि उनकी सबसे खास बात उनकी आंखें थीं। उनकी पुतलियों में अभी भी उनके मूल गहरे नीलम और रक्त लाल रंग का मिश्रण था, जो एक न्यान पैटर्न में घूमता था, लेकिन अब उनमें सोने की झलक थी जो कणों की तरह बह रही थी। उसकी पुतलियां भी अब सामान्य नहीं रहीं। वे एक काले क्रॉस के आकार की थी जो बीच से नीचे और उसकी पुतलियों के किनारों की ओर जाती थी। लगभग ऐसा लगता था जैसे वह कोई एनीमे पात्र हो। ये पुतलियां उसकी सिर्फ देखने वाली आंखों का प्रभाव थी। वह सचमुच किसी अमर साधक की तरह दिख रहा था। उसके ऊपर एकमात्र दाग उसके कपड़े थे, जो उस समय सिर्फ एक चित्र के समान थे, जिससे उसका पुरुषत्व ढका हुआ था। उस पागल माहौल में बिताए 2 साल और अपने शरीर के निरंतर विकास के बाद डेमियन अपने कपड़े कैसे बचा सकता था, यहाँ तक कि उसने भी इस तथ्य पर तब तक ज्यादा महत्व नहीं दिया था जब तक कि उसने अपने प्रतिबिंब को नहीं देखा और उसे इसका एहसास नहीं हुआ। डेमियन जब अपने रूप की प्रशंसा कर रहा था, ज़ारा ने भी सफाई पूरी कर ली थी। हालांकि उसने भी कुछ पल अपने रूप की प्रशंसा करते हुए बिताए, लेकिन वह डेमियन की तरह आत्ममुग्ध नहीं थी, इसलिए वह एक नजर से संतुष्ट हो गई। उसके विचारों को भांपते हुए डेमियन ने थोड़ा बाहें से कुड़ी। तुम मुझे नार्सिसिस्ट कैसे कह सकती हो? मैं तो वस्तुगत रूप से सबसे सुंदर आदमी हूँ जिसे मैंने कभी देखा है। वस्तुगत रूप से बेशक। उद्धरण। ज़ारा ने आंखें घुमाई। कालकोटरी में वह हमेशा कितना गंभीर रहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके जाने के बाद वह ऐसा हो जाएगा, लेकिन शायद ये स्वाभाविक ही था। डेमियन के पतन के बाद उसके व्यक्तित्व के अधिकांश गुण पहले से ही एनीमे पात्रों और खेती उपन्यास एमसीएस पर आधारित थे। अन्यथा वह केवल अपने पिता के शब्दों से गढ़ी गई इच्छा का उपयोग करके इतना शांत और उदासीन कैसे हो सकता था? जीवित रहने की अपनी तीव्र इच्छाशक्ति के कारण वह बहुत पहले ही जंगली बन गया होता। इसलिए वह एक तरह के मार्गदर्शक के रूप में उनके स्वभाव और कार्यों की नकल करता था। यही कारण था कि कभी कभी वह कुछ अपेक्षाकृत घिसी-पिटी बातें कहने और सोचने लगता था और आकाश की ओर चिल्लाने लगता था। और क्या उनमें से ज्यादातर किरदार आत्ममुग्ध नहीं थे? शायद भीड़ के सामने डेमियन उदासीन बना रहता, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उसकी सामाजिक कुशलताएं खत्म हो गई थी, लेकिन जब वह ज़ारा के साथ अकेला होता तो वह स्वाभाविक रूप से मजाक करता। ज़ारा ने उसके विचारों पर आंखें घुमाई और उसे भावशून्य नजर से देखा। डेमियन ने कुछ और मिनटों के लिए खुद को सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मरी हुई मछली जैसी हालत में उसका प्रतिरोध कम हो गया जो नहीं बदला। ठीक है, तो मजेदार नहीं हो? चलो कोई शहर या कुछ और ढूंढते हैं ताकि हम अपनी यात्रा जारी रखने से पहले थोड़ा आराम कर सकें। इसके साथ ही ज़ारा डेमियन की छाया में वापस चली गई, जो उसका सुरक्षित स्थान बन गया था, और डेमियन एक सीधी रेखा में टेलीपोर्ट होने लगा। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है और उसके पास केवल एपिरॉन की एक मोटी रूपरेखा थी, इसलिए उसने सोचा कि यह उसका सबसे अच्छा कदम था। 1 घंटे के भीतर डेमियन जंगल से बाहर निकल गया। बाहर निकलते समय उसने कुछ छोटी छोटी आदिवासी बस्तियां देखी, लेकिन ये उसे वह आराम देने के लिए पर्याप्त नहीं थी जो वह चाहता था, इसलिए वह आगे बढ़ता रहा। डेमियन की मन क्षमता किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अविश्वसनीय थी जिसने अभी अपना दूसरा वर्ग प्राप्त किया था, और उसके टेलीपोर्टेशन ने इस बिंदु पर मुश्किल से कोई मन लिया था जब यह उसकी जागरूकता सीमा के भीतर था। यह उसका शुरुआती कौशल और उसकी सफलता की कुंजी थी, इसलिए यह उसके साथ साथ विकसित होकर उसके लिए उपयोग करने के लिए एक पारंपरिक कौशल बन गया था। जब डेमियन जंगल से बाहर निकला तो उसने विभिन्न पहाड़ियों और पर्वतों से भरा एक विशाल मैदान देखा। यह क्षेत्र किसी काल्पनिक उपन्यास से बिल्कुल अलग था। इस तरह की प्राकृतिक सुंदरता पृथ्वी पर दुर्लभ थी, खासकर मन जागृति के बाद जब मानवता ने कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता हासिल कर ली। डेमियन ने टेलीपोर्ट करते हुए अपने आसपास के माहौल की प्रशंसा की, लेकिन वह थोड़ा उब गया था। ज़ारा, बाहर आओ, चलो हम पहले शहर की ओर दौड़ते हैं जो हमें दिखाई देता है। जीतने वाले को हारने वाले से 1 हफ्ते तक जो चाहे करने को मिलेगा। ज़ारा उसकी परछाई से बाहर निकली, लेकिन हिली नहीं, बल्कि उसे आलोचनात्मक निगाहों से देखती रही। क्या ठीक है, टेलीपोर्टेशन नहीं, लेकिन आपको उड़ने की भी अनुमति नहीं है। आपके पंख आपको बहुत तेज गति देते हैं। ज़ारा ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया और अपना रुख अपनाया। वह सोचती रही कि जीतने के बाद वह डेमियन से 1 हफ्ते तक क्या करवाएगी, लेकिन वह जानती थी कि वह उसे जीतने नहीं दे सकती। वह शायद उसे अपनी सवारी या कुछ और के रूप में पेश करेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 आगे। कई घंटे बीत चुके थे और पहाड़ी मैदानों से 2 रोशनी की धारियां तेजी से गुजरती हुई दिखाई दे रही थी। इनमें से एक पूरी तरह से काली थी, जबकि दूसरी बैंगनी रंग की एक मनमोहक छटा थी। ये डेमियन और ज़ारा थे जो अभी भी शहर की तलाश में दौड़ रहे थे। जबकि ज़ारा की काली जादू की शक्ति कालकोटरी के भीतर भी एक सामान्य बात थी, डेमियन का बैंगनी रंग नया था। कट के उपस्थान में रहने के दौरान उन्होंने जादुई शक्ति के गुणों के बारे में पढ़ा था, जो प्रत्येक व्यक्ति के अद्वितीय मन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। मान की विशेषताओं को वहन करती थी, जिसे बस जोड़ दिया गया था। कई प्रतिभाशाली लोगों के पास रंगीन जादुई शक्ति थी। ये रंग उनकी अनोखी विशेषताओं और क्षमताओं के साथ उनकी जादुई शक्ति के मिश्रण का परिणाम था। यह घटना स्वाभाविक थी और इसे किसी भी तरह से मजबूर नहीं किया जा सकता था। कालकोटरी से आजादी पाने के बाद पहली बार अपना मन बुलाया तो यह अनियमित रूप से इस बैंगनी रंग में बदल गया था। डेमियन ने सोचा कि ज़ारा की जादुई शक्ति, जो कि काली होने के कारण थी, या तो एक नस्लीय विशेषता थी या फिर यह कुछ ऐसा था जो उसने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद जीवित रहने के संघर्ष के दौरान विकसित किया था। शक्ति प्राप्त करने के बाद कालकोटरी के बाहर प्राकृतिक मैना के साथ उसके संपर्क की कमी के कारण था। खैर, जैसे जैसे डेमियन और ज़ारा दौड़ते गए, उन्हें दूरी पर छोटे छोटे शहर दिखाई देने लगे, जिनके पास से वे जल्दी से गुजर गए।
डेमियन जानता था कि यदि वह छोटे स्तर से शुरुआत करता है और फिर जिस भी साम्राज्य में वह वर्तमान में है उसकी राजधानी तक पहुंचता है तो यह एक क्लासिक काल्पनिक दुनिया बन जाएगी, लेकिन उसे लगा कि उसके पास शक्ति का स्तर इसके लिए बहुत मजबूत है। वह पहले से ही द्वितीय श्रेणी का था और उसने अनेक उच्च स्तर के द्वितीय श्रेणी के जानवरों को मार डाला था तथा वह इस दुनिया में किसी को नहीं जानता था, इसलिए कुछ समय के लिए शक्ति स्तर बढ़ाने के बाद भव्य प्रवेश करने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए डेमियन ने सभी छोटे शहरों और कस्बों को नजरअंदाज करने का फैसला किया और सीधे उस महानगर की ओर चल पड़ा जो उसे दिखाई दिया। एपिरॉन एक क्लासिक काल्पनिक दुनिया होने के बावजूद हजारों सालों से मैना के संपर्क में भी था। इस संपर्क ने स्वाभाविक रूप से तकनीकी उन्नति को जन्म दिया। इस दुनिया में एयर कंडीशनिंग और आधुनिक शैली के बाथरूम सामान्य थे, साथ ही स्थानिक चल्ले जैसे विभिन्न उपकरणों का आविष्कार किया गया था जो पृथ्वी की तकनीक को भी ग्रहण कर लेते थे। हालांकि किसी कारण से मध्ययुगीन सौंदर्य मानकों में कभी ज्यादा बदलाव नहीं आया। बेकार के विचार सोचते हुए डेमियन कई घंटों तक पूरी गति से दौड़ता रहा। आखिरकार उसे दूरी पर एक बहुत बड़ा शहर दिखाई दिया। ज़ारा की ओर देखते हुए जो आसानी से उसके साथ चल रही थी, डेमियन ने अपने पैरों में थोड़ा सा मैना भरने से पहले मुस्कुराया। ये देखकर ज़ारा ने भी वैसा ही किया और शहर में पहुंचते ही उनकी गति काफी बढ़ गई। आर्चडेल शहर में यह एक और सामान्य दिन था और एलन एक बार फिर शहर के गार्ड के रूप में अपने स्थिर जीवन का आनंद ले रहा था। राजधानी शहर ऑरोरा के अलावा एडिलेड साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने के कारण शहर के गार्डों को भी अच्छा वेतन मिलता था। एलन आज सुबह बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। उसने अपनी पत्नी के साथ नाश्ता किया और काम पर जाने से पहले अपने बच्चे को स्कूल भेज दिया। एलन एक काम खुशमिजाज आदमी था जो अपनी चिंताओं को खुद पर हावी नहीं होने देता था, इसलिए पश्चिमी गेट की ओर चलते हुए जिसकी वह रखवाली करता था, उसने अपने गली में रहने वाले कुछ पड़ोसियों और दुकान मालिकों का अभिवादन किया। पश्चिमी द्वार पर पहुंचकर उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां प्रवेश के लिए अपेक्षाकृत कोई कतार नहीं थी। यो फ्रेडी, एलन ने अपने बॉस का अभिवादन किया जब वह अपने पद पर जा रहा था। आज यहाँ इतना खालीपन क्यों महसूस हो रहा है? फ्रेडी ने एलन की तरफ गर्मजोशी से देखा। हालांकि उनका काम बहुत उबाऊ था, लेकिन उसे खुशी थी कि उसके पास एक खुशमिजाज अधीनस्थ था जिसने माहौल को खुशनुमा बना दिया। कुछ खास नहीं। मैंने सुना है कि आज एडवेंचर गिल्ड में कोई बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए ज्यादातर ट्रैफिक उत्तरी गेट से आ रहा है। हमें सिर्फ उन लोगों से निपटना है जो दूसरे काम से यहाँ आए हैं। एलन ने समझ में सिर हिलाया। भले ही यह एक ऐसा पेशा था जिसमें सभी को स्वीकार किया जाता था, लेकिन कई लोगों के लिए सबसे पसंदीदा काम एक साहसी व्यक्ति बनना था। आखिरकार अगर आप रैंक पर चढ़ने और अपनी रैंक बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको साम्राज्यों के लिए काम करने वालों की तरह अपनी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किए बिना कई सुविधाएं मिल सकती हैं। जब वह दूसरे दिन की तरह अपना काम कर रहा था तो अचानक एलन ने दूर से एक बवंडर जैसा कुछ देखा। जब गेट के बाहर मौजूद भीड़ ने इस असामान्यता को देखा तो वे जल्दी से हर दिशा में तितर-बितर हो गए, जबकि एलन ने अपने साथी गार्डों को आगे बुलाया। इनमें से ज्यादातर रक्षक वर्गहीन या निम्न स्तर के प्रथम श्रेणी के थे, जबकि मजबूत रक्षक मध्यम स्तर के प्रथम श्रेणी के थे। वे सिर्फ रक्षा की पहली पंक्ति थे। अगर अशांति इतनी बड़ी होती कि शहर को खतरा हो तो साम्राज्य की सेना और कुछ साहसी लोग आकर उसका ख्याल रखते। जब एलन और अन्य लोग सावधानी से आते तूफान को देख रहे थे तो उनमें से एक ने कहा, अरे यह क्या है? उस आदमी ने जो बताया था उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पहरेदारों ने तूफान के सबसे आगे एक जानवर की आकृति देखी। जब उन्होंने अपने हथियारों को मजबूती से पकड़ लिया और हमले के लिए तैयार हो गए तो वे उस जानवर के बगल में दौड़ रहे मानव आकृति को देखने में विफल रहे। जैसे जैसे डेमियन और ज़ारा गेट की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, वे अपने द्वारा उपयोग किए जा रहे मैना की मात्रा को बढ़ाते जा रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने द्वारा निर्धारित नियमों के सम्मान में अपने किसी भी विशेष कौशल का उपयोग नहीं किया। परिणाम स्वरूप धूल और गंदगी का एक बड़ा तूफान उनके साथ साथ चल रहा था। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, दोनों ने एक बार फिर अपनी गति बढ़ा दी। ज़ारा को देखते हुए जो उनकी गति से मेल खा रही थी, डेमियन के मन में अचानक एक दुष्विचार आया। डेमियन ने अपने शरीर में बिजली घुमाते हुए आगे की ओर छलांग लगाई। ज़ारा को धूल में मिलाते हुए गेट से लगभग 10 मीटर दूर अचानक रुक गया। बस एक सेकंड बाद ज़ारा भी उसके साथ आ गई। हा, लगता है मैं जीत गया, डेमियन ने जोर से हंसते हुए कहा। अगले हफ्ते के लिए मेरा सहारा और तकिया बनने के लिए तैयार रहो ज़ारा। ज़ारा स्पष्ट रूप से नाराज थी। जब उन्होंने नियम बनाया कि उन्हें अपने विशेष कौशल का उपयोग करने की अनुमति नहीं है तो उन्होंने कभी भी समानताओं का उल्लेख नहीं किया था। अगर उसने ऐसा सोचा होता तो वह छाया में विलीन हो सकती थी और एक पल में गेट के सामने प्रकट हो सकती थी। जब उसने सुना कि वह उसे अपनी सवारी बनाना चाहता है तो उसे और भी गुस्सा आया, लेकिन डेमियन ने उसे आसानी से जाने नहीं दिया। ज़ारा ने डेमियन पर झपट्टा मारा और अपने गुस्से को और अधिक दिखाने के लिए उसे अपने पिंडों से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और डेमियन हंसता रहा। उसकी हल्की थपकी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बीच गार्ड गेट पर खड़े होकर अपने सामने के दृश्य को देखकर अचंभित हो गए। जिस विशालकाय भेड़िए को वे जंगली जानवर समझ रहे थे उसके साथ एक इंसान भी था, और जिस क्षण इन दोनों ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया था उससे उन्हें जो आभा महसूस हुई उससे पता चला कि वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। और जब भेड़िया उस आदमी पर झपटा तो वह कुछ जाने या जमीन पर धकेले जाने के बजाय बस वहीं खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके अलावा वह आदमी अविश्वसनीय रूप से सुंदर था, जिससे गार्डों को अपनी ईर्ष्या के कारण अपना सारा डर भूल गया। ये देखकर कि उस आदमी ने सिर्फ एक चिट्ठा पहना हुआ था जो उसके निचले आधे हिस्से को ढंक रहा था, एक गार्ड ईर्ष्या से भर गया और उस पर चिल्लाने ही वाला था कि वह अंदर ना सके, इससे पहले कि अचानक उसके सिर पर तमाचा मारा जाता। पलटकर देखने पर उसने पाया कि यह हमेशा खुश रहने वाला एलन ही था जिसने ये काम किया था। एलन एक बुद्धिमान व्यक्ति था और इन दोनों प्राणियों की गति और शक्ति को देखकर जो बमुश्किल ही प्रदर्शित हो रही थी, उसने महसूस किया कि वे दोनों उस समय वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। इस कारण से उसने शालीनता से पेश आने का फैसला किया। माफ कीजिए सर, मुझे डर है कि आप इस वेशभूषा में शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। चूंकि आसपास बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए ये थोड़ा ज्यादा अभद्र लग सकता है। तभी डेमियन को एहसास हुआ कि आसपास और भी लोग हैं। उसने उस आदमी पर एक नजर डाली जिसे वह गार्ड समझ रहा था, फिर उसने अपने शरीर की ओर देखा जो उस समय लगभग नंगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बार फिर भूल गया था कि उसके पास कपड़े नहीं हैं। डेमियन ने एलन की विनम्रता का जवाब देते हुए कहा, माफ करें, इस समय मेरे पास कोई कपड़े या पैसे नहीं हैं। कुछ देर सोचने के बाद डेमियन ने अपना सिर हिलाया और अपने सामान में से कुछ कमजोर जानवरों की लाशें निकाली। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो क्या तुम जाकर इन्हें बेचकर मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद सकती हो? जब तुम्हारा काम हो जाए तो जो भी पैसे बचेंगे तुम रख सकती हो। एलन ने डेमियन के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मुस्कुराया। हालांकि ये सभी जानवर प्रथम श्रेणी के थे, लेकिन उनकी लाशों से यह स्पष्ट था कि उन्हें बिना किसी प्रयास के मार दिया गया था। न केवल वह किसी शक्तिशाली व्यक्ति को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठाएगा, बल्कि वह इस विनिमय से अच्छी खासी रकम भी कमाएगा। एलन ने लाशों को अपनी स्थानिक अंगूठी में संग्रहित किया और अन्य गार्डों की ईर्ष्या भरी निगाहों के नीचे शहर में चला गया। लगभग 1 घंटे बाद डेमियन ज़ारा के साथ आसानी से शहर में प्रवेश कर गया। डेमियन अब एक अनौपचारिक काले रंग की पोशाक पहने हुए था जिसमें छोटी आस्तीन वाली शर्ट, पैंट और जूते थे जो अजीब तरह से पृथ्वी के ऊंचे जूतों के समान दिख रहे थे। कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले कुछ समय लेते हुए डेमियन ने ज़ारा के साथ शहर का भ्रमण किया जो अब उसकी आधी ऊंचाई की थी और स्पष्ट रूप से बेहद सुंदर थी। डेमियन को कुछ मिनट पहले तक पता नहीं था, लेकिन अधिकांश जानवर अपनी पहली कक्षा प्राप्त करने के बाद एक निश्चित सीमा के भीतर अपने आकार को स्वतंत्र रूप से बदल सकते हैं। ये सिर्फ इतना है कि अधिकांश जानवर छोटे होने का विकल्प नहीं चुनते हैं क्योंकि बड़ा होना आमतौर पर प्रभुत्व का संकेत होता है। ज़ारा ने सिकुड़ने का निर्णय केवल इसलिए लिया क्योंकि वह अपने आसपास के लोगों के चेहरों पर भय देख सकती थी और वह आराम करते समय किसी भी कष्टदायक चीज से निपटना नहीं चाहती थी। हालांकि उसके इस कदम से उनके लिए काफी परेशानियां पैदा हुई। आप सोच रहे होंगे कि डेमियन ये बेहद खूबसूरत आदमी बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा और महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन ये गलत था। एपिरॉन पर हर जगह सुंदर पुरुष थे। आखिरकार मन का लोगों को सुंदर बनाने का प्रभाव था। हालांकि डेमियन सामान्य से काफी अधिक सुंदर था, लेकिन यह महिलाओं को उसके लिए पागल बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। दूसरी ओर रेशमी चिकने और रोएदार फर वाला एक बेहद प्यारा भेड़िया जो पालतू बनने की भीख मांग रहा था, एक घातक आकर्षण था।
सिर्फ महिला ही नहीं बल्कि बच्चों वाले परिवार भी कभी कभी ज़ारा को पालतू बनाने का दिखावा करते थे, लेकिन वह कोई पालतू जानवर नहीं थी। डेमियन ने लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सुनने से मना कर दिया और उनमें से कई को मामूली चोटें आईं। स्वाभाविक रूप से डेमियन ने बच्चों की रक्षा की, लेकिन उसने उन वयस्कों की ओर एक नजर भी नहीं डाली जो दूसरों की निजता का सम्मान नहीं करते थे। कुछ घटनाओं के बाद ज़ारा ने हार मान ली और डेमियन की छाया में छिप गई, जबकि वे खोज कर रहे थे। वह अभी भी सब कुछ देख पा रही थी जो हो रहा था। ये सिर्फ एक अफसोस की बात थी कि वह डेमियन के साथ नहीं घूम सकती थी। शहर का दौरा करते समय डेमियन ने जो देखा उससे वह सुखद आश्चर्यचकित था। अधिकांश इमारतें केवल 2-5 मंजिल ऊंची थीं, क्योंकि गगनचुंबी इमारतें इस दुनिया में एक लोकप्रिय अवधारणा नहीं थी, लेकिन पूरे शहर में एक अच्छा एहसास था। सड़कों पर दुकानें लगी हुई थी जहां तरह तरह के सामान बिक रहे थे। कपड़े, हथियार, औषधियां और कई अन्य सामान प्रदर्शित किए गए थे। डेमियन ने कभी कभी शराब खाने और रेस्तरां भी देखे, जिससे उसे पका हुआ खाना खाने की इच्छा हुई, लेकिन उसने तय किया कि वह बाद में वहां जाएगा। जैसे ही वह शहर के केंद्र में पहुंचा, डेमियन ने देखा कि वहां कम से कम प्रतिष्ठान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जो मौजूद थे वे अधिक उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करने वाले थे। और फिर उसने शहर में लगभग हर दूसरी इमारत से बड़ी एक इमारत पर अपनी नजर डाली। यह एडवेंचरस गिल्ड था। उसे तुरंत वहां जाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने की इच्छा हुई, लेकिन वह जानता था कि उसे आराम करने के लिए कुछ समय लेना चाहिए। वह आखिरकार अपने लगातार काम के चक्र से बाहर आ गया था, इसलिए उसे जब भी मौका मिले आराम करना चाहिए। डेमियन ने पास में एक सराय देखी और एलन से मिले कुछ पैसों से एक कमरा बुक किया। हालांकि डेमियन ने उसे सारे बदले पैसे रखने के लिए कहा था, फिर भी एलन ने डेमियन को उसका आधा हिस्सा वापस दे दिया। वह एक विचारशील व्यक्ति था और उसने अनुमान लगाया कि डेमियन को शहर में रहने के लिए पैसे की जरूरत होगी। डेमियन को ये गुण पसंद आया और उसने पैसे का सिर्फ एक चौथाई हिस्सा ही लिया। इस दुनिया में मुद्रा वैसी ही थी जैसी डेमियन ने उम्मीद की थी। इसमें तांबे, चांदी और सोने की प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था। सोने के ऊपर सफेद सोने के सिक्के थे, लेकिन वे ज्यादातर साम्राज्यों के उच्च वर्ग और कुलीनों के लिए आरक्षित थे। एक सोना 100 चांदी के बराबर था और चांदी से तांबे तक का अनुपात समान था, लेकिन सफेद सोने और सोने के बीच का अनुपात 1000 1 था, जिससे यह एक ऐसा सिक्का बन गया जिसका उपयोग केवल बड़े पैमाने पर या अत्यंत महंगी खरीद के लिए किया जाता था। डेमियन का कमरा सिर्फ 10 चांदी के सिक्कों का था, क्योंकि उसने रहने के लिए एक मध्यम आकार की सराय चुनी थी। उसका कमरा भी अपेक्षाकृत सामान्य था। यह पृथ्वी पर एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट से बड़ा नहीं था और इसमें एक जुड़ा हुआ बाथरूम था। जब डेमियन कमरे में दाखिल हुआ तो वह तुरंत बिस्तर पर लेट गया। ये शहर वाकई बहुत अच्छा है। अगर दुनिया के बड़े शहरों के लिए यही मानक है तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन ये साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मैं अभी राजधानी में भी नहीं पहुंचा हूं। धिक्कार है, और यहाँ मैंने सोचा था कि मैं अपने स्वर्गीय नायक भाग्य का उपयोग करके कुछ विशालकाय आकृतियों से मिलूंगा। डेमियन ने खुद से मजाक किया। वह खुद को किसी कहानी का नायक मानना पसंद करता था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा इतनी खराब रही कि ऐसा संभव नहीं हो सका। हाल ही में उसकी किस्मत कम से कम आधी सामान्य हो पाई है। आज मैंने अपना मजा ले लिया है, इसलिए कल से मैं काम पर वापस लौट जाऊंगा। सबसे पहले मैं एडवेंचर गिल्ड में शामिल हो जाऊंगा। मैं इस तरह से जल्दी पैसे कमा सकता हूं और बेहतर जानकारी हासिल कर सकता हूं। इसके अलावा यह इन सभी जानवरों की लाशों को बेचने के लिए सबसे अच्छी जगह है। डेमियन ने अपनी सूची देखी, जहां सैकड़ों लाशें बिना किसी उद्देश्य के पड़ी थीं। मैं उन्हें आसानी से किसी भी कसाई या किसी और को बेच सकता हूं, लेकिन मुझे संदेह है कि वे इतनी मात्रा में खरीद पाएंगे। गिल्ड बहुत अमीर है, इसलिए मुझे वहां सबसे अच्छी कीमत मिलेगी। डेमियन सोच रहा था कि ज़ारा उसकी छाया से बाहर आ गई, अपने पूरे रूप में वापस आ गई और फर्श पर आराम करने लगी। डेमियन ये देखकर मुस्कुराया और बिस्तर से कूद गया और उसकी पीठ को बिस्तर के रूप में इस्तेमाल करने का विकल्प चुना। आखिरकार ज़ारा को चिढ़ाना बहुत मजेदार था और वह अगले हफ्ते जो चाहे कर सकता था। ज़ारा ने अपनी असंतुष्टि दिखाने के लिए गुर्राहट की, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये सिर्फ दिखावा था। हालांकि ज़ारा को यह पसंद नहीं था कि उस पर सवारी की जाए, लेकिन अगर वह डेमियन होता तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अगर कोई और कोशिश करता तो शायद उसे बिना किसी हिचकिचाहट के मार दिया जाता। डेमियन को भी यह बात पता थी, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के काम किया। भले ही उनके अनुबंध ने तकनीकी रूप से उसे बेहतर बना दिया हो, लेकिन उसे उसके साथ इस तरह से व्यवहार करना पसंद नहीं था। वह उसकी साथी थी और इस नई दुनिया में वह एकमात्र व्यक्ति थी जिस पर वह भरोसा कर सकता था। वह उसे ऐसा कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करता था जिससे वह असहज हो। अगली सुबह डेमियन एक छोटी ज़ारा के साथ सराय से बाहर निकला और सालों बाद पहली बार पका हुआ खाना खाने के लिए एक रेस्तरां में चला गया। ज़ारा को यह अवधारणा समझ में नहीं आई, लेकिन डेमियन ने जिस उत्साह से इसके बारे में बात की, उसे सुनकर उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन ने द नाइटिंगेल नामक एक रेस्तरां चुना। चूंकि यह शहर के केंद्रीय क्षेत्र के पास स्थित था, इसलिए यह अपेक्षाकृत महंगा था, लेकिन उसे सराय के मालिक से इसकी सिफारिश मिली थी, जिसने दावा किया था कि यह शहर में सबसे अच्छे रेस्तरां में से एक है। ये गिल्ड के अपेक्षाकृत करीब भी था, इसलिए यह उसके लिए सुविधाजनक था। रेस्तरां में प्रवेश करते हुए डेमियन इसकी भव्यता से दंग रह गया। सच कहूं तो कल उसे जो कपड़े मिले थे उनमें वह बिल्कुल भी फिट नहीं था। उसकी शक्ल देखकर कई मेहमान उसकी तरफ मुड़े, लेकिन उसके पहनावे को देखकर उनकी निगाहें तिरस्कार से भर गईं। डेमियन ने यह सब अनदेखा किया और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया। 2 लोगों के लिए टेबल प्लीज। उद्धरण। रिसेप्शनिस्ट भी डेमियन को घृणा से देख रहा था और लगभग तुरंत ही जवाब दिया, हम इस प्रतिष्ठान में कुत्तों को खाना नहीं परोसते। डेमियन पहले से ही नाराज हो रहा था। यह कोई खेती की दुनिया भी नहीं थी, लेकिन यहाँ लोग बिना किसी कारण के एजेंटियों को अपमानित करना चाहते थे। लेकिन उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ज़ारा ने भयंकर रूप से गुर्राहट की और अपने खून की प्यास बुझाई, जिससे रिसेप्शनिस्ट ठंडे पसीने से लथपथ होकर फर्श पर गिर पड़ा। डेमियन ने अब विनम्र होने की भी जहमत नहीं उठाई और सीधे एक टेबल की ओर चला गया और बैठ गया। ज़ारा उसके सामने कुर्सी पर कूद गई। हालांकि ये दृश्य काफी हास्यास्पद था, लेकिन कोई भी नहीं हंसा। उनमें से कई अभी भी उस खूनी संघर्ष से डरे हुए थे जो जारी किया गया था। डेमियन और ज़ारा हमेशा अपनी आभा को छिपाते थे, क्योंकि यह कालकोठरी से एक आदत बन गई थी जहां कोई भी जानवरों से घिरा हुआ नहीं होना चाहता था, क्योंकि वे लापरवाह थे। इस कारण से कोई भी तुरंत उनकी शक्ति के स्तर को नहीं बता सकता था। उनका रक्तपात और भी अधिक स्तर पर था। यह अनगिनत बार कहा गया था कि कालकोठरी में एकमात्र विकल्प लगातार हत्या करना था। ज़ारा का जिक्र न करे जिसने सैकड़ों जानवरों को मारा था और स्वाभाविक रूप से जंगली आभा थी। अगर डेमियन ने अपना खूनी जुनून जारी किया तो वह रिसेप्शनिस्ट जो केवल प्रथम श्रेणी में था, मौके पर ही बेहोश हो सकता था। उसकी हत्याओं की संख्या हजारों से कहीं ज्यादा थी। वेटर जल्द ही आ गया और हैरान होते हुए उनका ऑर्डर ले लिया। उन्होंने 6-8 लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त व्यंजन मंगवाए थे, लेकिन उनमें से केवल 2 ही थे। फिर भी वेटर ने देखा कि पहले क्या हुआ था, इसलिए उसने अपना मुंह बंद रखा और उनका ऑर्डर स्वीकार कर लिया। जब खाना आया तो डेमियन के मुंह में पानी आ गया था। उसने तुरंत ही खाना शुरू कर दिया। उसे खाने के तौर तरीकों की जरा भी परवाह नहीं थी। उसके धारदार नुकीले दांत मांस में धंस गए और उसने बिना किसी चिंता के उसे निगल लिया। ड्रैगन की सांस लेने के लिए बनाए गए उसके उन्नत गले का एक और बेकार लाभ यह था कि वह बिना किसी चिंता के भोजन कर सकता था। डेमियन अपने मुंह में मौजूद खूबसूरत स्वाद से अचंभित था। रसीला मांस और टपकता रस कुछ ऐसा था जिसका उसने अगले निवाले से पहले जितना संभव हो सके उतना आनंद लिया। ज़ारा भी उसी नाम में थी, स्वादों के कारण दूसरे आयाम में थी। 20 मिनट तक खाने के बाद दोनों उठकर गिल्ड के लिए निकल गए। डेमियन ने पैसे टेबल पर ही छोड़ दिए थे, क्योंकि वह रेस्तरां में काम करने वाली मक्खियों से बातचीत नहीं करना चाहता था। उन दोनों को पता नहीं था कि वहाँ एक व्यक्ति था जो उनकी छिपी हुई आभा को देख सकता था। ये व्यक्ति रेस्तरां के अंदर से उन्हें दिलचस्पी भरी निगाहों से देख रहा था और ज़ारा की ऋतुपिपासा से और अधिक दिलचस्पी ले रहा था। तथा ये तथ्य भी कि डेमियन की छिपी हुई आभा उसके बगल में खड़े वास्तविक जानवर से भी अधिक पार्श्विक थी। वह व्यक्ति हल्की सी हंसी के साथ बोला, लगता है कि आगे चलकर मुझे यात्रा में कुछ मजेदार साथी मिल जाएंगे। जब डेमियन ने एडवेंचर गिल्ड में प्रवेश किया तो उसका पहला विचार था जैसा कि अपेक्षित था। हालांकि यह स्टीरियोटाइप से कहीं ज्यादा साफ सुथरा था, लेकिन इसने एक सामान्य गिल्ड के लिए बाकी सभी मानदंडों को पूरा किया था। सुंदर रिसेप्शनिस्टों से भरा एक रिसेप्शन क्षेत्र, अलग अलग जातियों के उपद्रवी एडवेंचरर से भरा एक बार जो बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, और एक मिशन बोर्ड।
डेमियन ने इस पर मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि धरती पर किसी ने कभी न कभी दुनिया की यात्रा की होगी या फिर काल्पनिक उपन्यास इतने सटीक नहीं हो सकते। ट्विस्ट चेकलिस्ट पर एक और स्थान की जांच करते हुए जब डेमियन ने दरवाजा खोला तो सभी की नजरें उस पर टिक गईं। इस समय तक ज़ारा पहले ही उसकी छाया में वापस जा चुकी थी, इसलिए वह इन नजरों का खामियाजा अकेले ही भुगत रहा था। हालांकि उसने जरा भी नहीं हिलाया। 50वीं मंजिल पर जिस जंगली चिमेरा से उसने लड़ाई की थी, उसकी नजर उन अनजान लोगों से कहीं ज्यादा डरावनी थी जिनसे वह पहले कभी नहीं मिला था। इसके अलावा वह उस ईर्ष्या में भी डूबा हुआ था जो उनकी निगाहों से उसके अंदर फैल रही थी। आखिरकार क्या ये तथ्य कि वे उसे ईर्ष्या करते हैं ये साबित नहीं करता कि वह उनसे बेहतर था। हालांकि उसे बहुत पहले से पता था कि उसे घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन वह कभी कभी इस भावना का आनंद लेने का मौका नहीं छोड़ता था। कमरे को स्कैन करते हुए डेमियन को किसी भी मौजूदा साथी से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ और उसके शिष्यों ने स्पष्ट रूप से उनके मन में विसंगतियों को दिखाया। डेमियन ने तुरंत भीड़ को नजरअंदाज कर दिया और रिसेप्शन की ओर चल दिया। नमस्ते। काउंटर पर खड़ी खुशमिजाज लड़की ने भी उसी तरह अपनी ओर ध्यान दे रहे लोगों की निगाहों को अनदेखा करते हुए कहा, आज मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। डेमियन ने भी उसी तरह से जवाब दिया, लेकिन अपने शब्दों को संक्षिप्त और स्पष्ट रखा। मैं एक साहसी व्यक्ति बनना चाहता हूँ। डेमियन की सपाट आवाज से रिसेप्शन की लड़की की आंखें थोड़ी झपकने लगी, लेकिन वह पेशेवर तरीके से पेश आती रही। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कुछ साहसी लोगों को उसकी आवाज पसंद नहीं आई। जैसे ही वह अपनी बात आगे बढ़ाने वाला था, एक आदमी पीछे से उसके पास आया और डेमियन के कंधे को पकड़ने की कोशिश करने लगा। अरे तुम उद्धरण। डेमियन का हाथ फड़क उठा और अगले ही पल वह हाथ जो आदमी डेमियन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा रहा था साफ साफ फर्श पर गिर गया। वह आदमी चीखा और डर से भरी आंखों से डेमियन को देखा। गिल में किसी और के लिए भी यह अलग नहीं था। वे डेमियन और उस आदमी के बीच बारी बारी से अपनी निगाहें घुमाते रहे जो खून की धारें फर्श पर फैला रहा था। फिर ठंडे पसीने में भीग गया, खुश था कि वही वह व्यक्ति नहीं थे जिसने उसे भड़काने का फैसला किया था। डेमियन ने पलट कर देखा कि उसने क्या गड़बड़ कर दी है। उसे उस आदमी का हाथ पकड़ने में कोई परेशानी नहीं हुई, भले ही वह सहज रूप से आगे बढ़ा हो। डेमियन की सजगता इस तरह से प्रशिक्षित थी कि जो भी उसके पास शत्रुता के साथ आता था उसे तुरंत काट दिया जाता था, चाहे शत्रुता का स्तर कितना भी हो। शायद ये थोड़ा ज्यादा था, लेकिन पिछले 2 सालों से वह इसी तरह जी रहा था। उसकी पुरानी आदतें शांत होने में सिर्फ 1 या 2 दिन से ज्यादा समय लगेगा। वाह, डेमियन ने कहा, अरे यार, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हाथ में कुछ हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ फिसल गया है। तुम्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में तुम बिना अनुमति के लोगों को मत पकड़ो। इन शब्दों के साथ डेमियन ने उस आदमी को अनदेखा करना शुरू कर दिया और हैरान रिसेप्शनिस्ट लड़की की ओर मुड़ गया। खैर, उसने कहा, जो तुम कह रही थी उसे जारी रखो। रिसेप्शनिस्ट लड़की चौंक गई, लेकिन वह काफी समय से गिल्ड में काम कर रही थी, इसलिए उसने तुरंत अपने होश संभाल लिए। हाँ, एडवेंचरर बनना आसान है, आपको बस ये साबित करना है कि आपने कम से कम अपना भला वर्ग हासिल कर लिया है और आप F रैंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे आप खोज करते हैं और योग्यता अंक जमा करते हैं, आप अपनी रैंक बढ़ा सकते हैं। डेमियन ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, और अगर मैं पहले ही प्रथम श्रेणी से आगे निकल चुका हूँ। लड़की की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गई, फिर उसने आगे कहा, वह बहुत युवा दिख रहा था, लेकिन पहले से ही द्वितीय श्रेणी या उससे ऊपर का था। उसकी प्रतिभा बहुत ऊंची रही होगी। यदि आप पहले से ही द्वितीय श्रेणी या उससे ऊपर के हैं तो आप अपनी ताकत साबित करने के लिए गिल्ड से योग्यता मिशन ले सकते हैं। एक बार जब ये पूरा हो जाएगा तो आपके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा और एक उपयुक्त रैंक प्रदान की जाएगी। इसका एनीमे की तरह पागलपन भरे क्वेस्ट करके रैंक बढ़ाना पड़ेगा। डेमियन ईमानदारी से अब खुद को कुछ छोटे मोटे भूतों को मारने के लिए नहीं ला सकता था। ठीक है, उसने लड़की को जवाब दिया, मैं ये खोज लूंगा। अपनी उम्र और कुछ अन्य विविध जानकारी भर सके। उपनाम और छद्म नाम रखने की अनुमति थी, लेकिन इस दुनिया से अनजान होने के कारण उसे लगा कि यह अनावश्यक है। फिर भी थोड़ा सोचने के बाद उसने अपना भला नाम जोड़ने के बजाय सिर्फ 0 लिखा। उसे लगा कि वह कभी भी अधिक सतर्क नहीं हो सकता। ठीक है, लड़की ने उसके फॉर्म प्राप्त करने के बाद कहा। उसने उसे एक F रैंक गिल्ड कार्ड दिया और आगे कहा, अभी के लिए यह आपका F रैंक कार्ड है। यदि आप अपना मिशन पूरा करते हैं तो आपका कार्ड हमारे सिस्टम के माध्यम से स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगा। अगला योग्यता मिशन है। जब लड़की बात कर रही थी तभी दूसरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों से कोई नीचे आया और डेमियन की तरफ चुपके से कुछ नजरें घुमाते हुए उसके कान में कुछ फुसफुसाया। लड़की की आंखें 1 सेकंड के लिए चौड़ी हो गईं, फिर उसने अपने हाव भाव को छुपाया। फिर उसने डेमियन से एक बार फिर बात की। ऐसा लगता है कि एक एस्कॉर्ट मिशन है जो 1 सप्ताह में शुरू होने वाला है और क्लाइंट ने इसे योग्यता मिशन के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी है। क्या आप इसे स्वीकार करना चाहेंगे? डेमियन को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन अपनी भागने की क्षमता पर भरोसा होने के कारण उसने मिशन स्वीकार कर लिया। उसके बाद वह गिल्ड छोड़ने के लिए मुड़ा। हालांकि कुछ ही कदम चलने के बाद उसने अपने पैरों के नीचे एक कर्कश आवाज सुनी। नीचे देखते हुए उसने पाया कि उसने गलती से उस आदमी के दूसरे हाथ पर पैर रख दिया था, जिससे वह मांस के पेस्ट से भरा थैला बन गया था। चेहरे पर मासूमियत भरी नजर के साथ डेमियन बोला, तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी से कहूं तो ये जानबूझकर नहीं किया गया था। अब मुझे पता है कि यह एक बहाना लग रहा है, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं सच में भूल गया था कि तुम मौजूद हो। यद्यपि वह सच कह रहा था, फिर भी उसे उस आदमी की पीड़ा भरी चीखें सुनने के लिए वहां रुकने का मन नहीं हुआ, इसलिए ये शब्द कहने के बाद वह वहां से गायब हो गया। ज़ारा के अपनी परछाई छोड़कर जाने के बाद डेमियन फिर से अपने सराय के कमरे में प्रकट हुआ। किसी कारण से वह अपनी परछाई में उसके साथ स्वतंत्र रूप से टेलीपोर्ट कर सकता था और वह उसके साथ टेलीपोर्ट कर सकती थी। चाहे यह उनके समझौते की वजह से था या क्योंकि उसकी परछाई उसका हिस्सा थी, डेमियन को नहीं पता था, लेकिन ये सुविधाजनक था, इसलिए उसने इस पर सवाल नहीं उठाया। अपना गिल्ड कार्ड निकालकर डेमियन ने उसका अध्ययन किया और उस स्थान में पड़ी गई जानकारी को याद किया। ये कार्ड स्टेटस के संकेत की तरह हैं, जबकि ये रैंक कार्ड से बहुत कुछ हासिल नहीं होता। जब मुझे अपना रैंक कार्ड मिलेगा तो इससे मुझे कई लाभ मिलेंगे। साथ ही ये क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है, इसलिए मुझे लेन देन के दौरान बहुत ज्यादा पैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि मुझे संदेह है कि कोई डाकू मेरा मुकाबला कर पाएगा, लेकिन बचताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें। डेमियन की दिलचस्पी जल्दी ही कार्ड में खत्म हो गई। उस पर बहुत सारे छोटे छोटे रूनिक चिन्ह थे, लेकिन वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ पाया, इसलिए उनका अध्ययन करना बेकार था। अपनी इन्वेंट्री को फिर से देखते हुए डेमियन को अपनी तलवार याद आ गई। जब उसने इसे बाहर निकाला तो ये लगभग मौके पर ही टूट गया। जब उसने इसे पाया तो ये पहले से ही इस्तेमाल की हुई स्थिति में था और इसका जुड़वां उसकी पहली असली लड़ाई में टूट गया था। उसे नहीं पता था कि यह उसके बाद की सभी पागल लड़ाइयों में कैसे टिक पाया, लेकिन उसे खुशी थी कि ऐसा हुआ। इसका ब्लेड पूरी तरह से काला था, लेकिन इसकी सतह पर मकड़ी के जाले जैसी कई दरारें थी और मूठ बहुत घिस चुकी थी। हालांकि वह इसे फेंकने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। यह उसका पहला साथी था। उसने तलवार को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए उसे पुनः अपने भंडार में रख लिया तथा अपने लिए एक नई तलवार खरीदने का निर्णय लिया। लेकिन सबसे पहले उसे गिल्ड में वापस जाना होगा ताकि वह अपने जानवरों की लाशों को बेचकर अमीर बन सके। डेमियन सीधे उसी रिसेप्शन डेस्क पर गया जहां वह पिछली बार गया था, जिससे रिसेप्शनिस्ट लड़की, जिसका नाम लीना था, बहुत चौंक गई। डेमियन के अचानक चले जाने के बाद वह अपना काम करती रही, केवल कभी कभी उस विलक्षण नए साहसी व्यक्ति के बारे में सोचती रही जिससे वह मिली थी। लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि कुछ ही घंटों बाद वह अचानक से फिर से प्रकट हो जाएगा। अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए लीना ने पेशेवर अंदाज में कहा, नमस्ते सर, आज मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? डेमियन ने मानो अपनी पिछली बातचीत को दोहराते हुए सपाट लहजे में जवाब दिया, मैं कुछ जानवरों की लाशें बेचना चाहता हूँ। लेकिन इस बार कोई भी बेवकूफ उसके धैर्य की परीक्षा नहीं लेना चाहता था। हालांकि खून के धब्बे साफ हो चुके थे, लेकिन पिछली बार क्या हुआ था ये सबकी याददाश्त अभी भी ताज़ा थी। लीना एक बार फिर हैरान हुई, लेकिन उसने अपना लेनदेन जारी रखा। ठीक है, क्या मैं संख्या का एक मोटा अनुमान लगा सकती हूँ? डेमियन ने कुछ देर सोचा। हालांकि उसकी लाशों की कुल संख्या 1000 के करीब थी, लेकिन उसने सोचा कि उसे उन सभी को यहाँ से नहीं निकालना चाहिए। अपना फैसला करते हुए उसने जवाब दिया, लगभग 200 या उससे ज्यादा। उद्धरण। लीना एक पल के लिए घबरा गई। सर, ये लेनदेन का वो स्तर नहीं है जिसे संभालने का अधिकार मेरे पास है।
कृपया मुझे आपको किसी और से मिलने के लिए पीछे के कमरे में ले जाने की अनुमति दे। डेमियन ने सिर हिलाया और लीना के पीछे इमारत की दूसरी मंजिल पर चला गया। दूसरी मंजिल पहली मंजिल से बहुत अलग नहीं थी, केवल 87 लोग पहली मंजिल पर रहने वालों से ज्यादा ताकतवर थे। कमरे में एक या दो लोग ऐसे भी थे जिनके बारे में डेमियन को लगा कि वे उसे अच्छी टक्कर ले सकते हैं। डेमियन और लीना एकांत कमरे में पहुंचे और लीना के अपने वरिष्ठ को बुलाने से पहले ही कमरे में घुस गए। डेमियन ने कमरे में इधर उधर देखा और फिर सोचा कि वह कौन सा हथियार लेना चाहता है। मन के माध्यम से या उसके उपयोग के लिए बनाई जाती थी उन्हें कलाकृतियां कहा जाता था। कलाकृतियों को उनकी ताकत के आधार पर कई श्रेणियों में विभाजित किया गया था। अधिकांश कलाकृतियां एडवेंचरर सिस्टम की तरह ही एफ और एसएसएस वर्ग के बीच थीं। प्रत्येक वर्ग स्तर पर कलाकृतियों की 3 रैंकिंग थी जो निम्न, मध्यम और शीर्ष का प्रतिनिधित्व करती थी। एफ से डी रैंक की कलाकृतियां प्रथम श्रेणी की थी, सी से ए रैंक की कलाकृतियां द्वितीय श्रेणी की थी और एस से एसएसएस की कलाकृतियां तृतीय श्रेणी की थी। एपिरॉन पर उनकी बहुत सीमित मात्रा ही उपलब्ध थी क्योंकि केवल एक ही लोहार जीवित था जो उन्हें बना सकता था। डेमिगॉड्स की अफवाहों की तरह डेमिगॉड रैंक की कलाकृतियां केवल एक किंवदंती थीं। और इसके ऊपर के पद के बारे में क्या कहा जाए, एपिरॉन के नागरिक केवल अनुमान ही लगा सकते थे। जब वह सोच में डूबा हुआ था, डेमियन ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसके बाद एक महिला का प्रवेश हुआ जिसे वह पहले कभी नहीं मिला था। महिला लगभग 1.7 मीटर लंबी थी। उसके सुनहरे बाल और हरी आंखें थीं। हालांकि जो विशेषता सबसे अधिक ध्यान आकर्षित कर रही थी वह थी उसके नुकीले कान। ऐसा लग रहा था कि यह महिला एक योगिनी थी। शुभ संध्या मिस्टर वॉर्ड, मेरा नाम अद्या है केहन और मैं आज आपके लेन देन के प्रभारी होंगे। वह उतनी ही पेशेवर थी जितनी वरिष्ठ गिल्ड स्टाफ को होना चाहिए। डेमियन ने अपना सिर हिलाया, उसकी सुंदरता और उसके द्वारा दिखाए गए हल्के क्लीवेज से प्रभावित। जब उसने उसे थोड़ा सा झुकाया, आज मेरे पास बेचने के लिए जानवरों की ढेरों लाशें हैं। ज्यादातर लाशें सिर्फ पहली श्रेणी की हैं, लेकिन कुछ दूसरी श्रेणी की भी हैं। जैसे ही उसने यह बात कही, डेमियन ने कमरे के एक तरफ 135 प्रथम श्रेणी के जानवरों की लाशों का ढेर लगा दिया तथा शेष 200 को द्वितीय श्रेणी के जानवरों से भर दिया। एडिया ने डेमियन के बारे में तुरंत सकारात्मक राय बना ली। आमतौर पर वह अपने आकर्षण का इस्तेमाल करके पुरुष और कुछ महिला ग्राहकों को भी रिझा सकती थी और ज्यादा फायदेमंद सौदे कर सकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज का सौदा सीधा साधा होगा। स्थिति के अनुसार जल्दी से खुद को ढालते हुए एडिया ने कमरे में जानवरों की लाशों के ढेर को देखा। उसकी आंखों में सोने की हल्की चमक थी। यह उसका एक विशेष कौशल था जिसकी वजह से वह उन वस्तुओं का मूल्य समझ पाती थी जिन्हें वह देखती थी। वह पूरी तरह से एक सच्ची व्यवसाय महिला थी। मैना की मात्रा बेतुकी थी और जिस तरीके से उन्हें मारा गया वह साफ और क्रूर दोनों था। यहाँ तक कि द्वितीय श्रेणी के जानवरों को भी बिना किसी बेकार खून खराबे के मार दिया गया। जल्दी जल्दी अपने दिमाग में हिसाब लगाते हुए एडिया ने अपना अनुमान बताया। केवल प्रथम श्रेणी की लाशों के लिए हम आपको 50 स्वर्ण दे सकते हैं, जबकि द्वितीय श्रेणी की लाशों के लिए हम 600 स्वर्ण दे सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? डेमियन ने एक पल के लिए सोचा कि वह दुनिया की मुद्रा प्रणाली के बारे में क्या जानता है। माना जाता है कि ज्यादातर प्रथम श्रेणी की लाशें 40 से 75 चांदी के बीच में ही बिकती हैं, इसलिए उन्हें उनके लिए मिलने वाले सोने की छोटी सी मात्रा से कोई दिक्कत नहीं थी। द्वितीय श्रेणी की लाशें आमतौर पर उनके मन स्तर और अन्य कारकों के आधार पर 1 से 20 सोने के बीच बेची जाती हैं। उन्होंने महसूस किया कि एडवेंचरर बनना वाकई एक फायदेमंद पेशा है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि उन्हें इतनी बड़ी संख्या में बिक्री इसलिए मिल रही थी क्योंकि वे थोक में सामान बेच रहे थे। इस पर विचार करने के बाद उसने फैसला किया कि यह एक अच्छी कीमत है। इसके अलावा इस समय उसके पास पैसे का कोई उपयोग नहीं था। भले ही उसे अपनी नई तलवार पर यह सब खर्च करना पड़े, वह ठीक रहेगा। उसके पास अभी भी लगभग 600 लाशें संग्रहित थीं, भले ही वे ज्यादातर प्रथम श्रेणी की थीं। ठीक है, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं क्योंकि अगले सप्ताह मेरे क्वालिफिकेशन मिशन से पहले मुझे कुछ काम करने हैं। एडिया ने सिर हिलाया और अपनी स्पेशल रिंग में रखी सभी लाशों को निकाल लिया और फिर एक अलग रिंग निकाली जिसमें उसके पैसे थे। डेमियन ने रिंग ली और उसकी सारी सामग्री अपनी इन्वेंट्री में खाली कर दी। एपिरॉन में लेन देन काम करता था। भले ही वे आम थे, लेकिन लोगों के लिए स्थानिक अंगूठियां बांटना काफी नहीं था। उन्हें बनाने के लिए रूनिक ज्ञान के ठोस आधार वाले कुशल लोहारों की आवश्यकता थी और बड़े भंडारण के लिए अधिक कौशल की आवश्यकता थी। एक स्थानिक वलय जिसमें डेमियन के भंडार के बराबर स्थान होगा संबंधित राष्ट्रों के सम्राटों के लिए आरक्षित होगा। जाने से पहले डेमियन ने एडिया से सलाह लेने का फैसला किया। इस शहर में सबसे अच्छा लोहार कौन है? एडिया ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। वह सर वोमेकी होगा। वह शहर का एकमात्र लोहार है जो तीसरी श्रेणी की कलाकृतियां बना सकता है। उसकी दुकान गिल्ड से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है, इसलिए आपको उसे ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुरंत उसे धन्यवाद देते हुए डेमियन गिल्ड के बाहर चला गया। डेमियन जिस जगह पर खड़ा था उस ओर देखते हुए एडिया हल्के से मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि हमारे दल में एक और होनहार युवा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह व्यक्ति उसमें दिलचस्पी ले रहा था। जब डेमियन सड़क के बीच में दिखाई दिया तो उसे एहसास हुआ कि उसने कभी भी विशिष्ट दिशा या दुकान का नाम नहीं पूछा था, लेकिन अगर उसे वापस जाकर पूछना पड़ा तो वह बहुत शर्मिंदा होगा, इसलिए वह दुकान की तलाश में कुछ देर तक सड़कों पर घूमता रहा। आधे घंटे के बाद डेमियन ने आखिरकार दुकान देखी। ऐसा लगता है कि एडिया ने दुकान का नाम कभी नहीं बताया क्योंकि वहाँ कोई नाम नहीं था। ये बस एक नामहीन स्टोरफ्रंट था जिसमें धुएं की तेज गंध थी। डेमियन को ये बात सड़क के एक विक्रेता से पूछकर ही पता चली। ये वो थोड़ा संकी लग रहा था और उसे प्रसिद्धि की परवाह नहीं थी, केवल अपने शिव की। वह केवल बेचने के लिए कलाकृतियां बनाता था क्योंकि उसे और धातुएं खरीदने और फोर्जिंग के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। दुकान में चलते हुए डेमियन अपने नए हथियार के प्रति उत्सुकता को बड़ी मुश्किल से रोक पाया।